नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। नया महीना, जी हां, आज से अगस्त की शुरुआत हो रही है और बाजार के लिए संकेत भी ठीक ठाक हैं। कल हम अच्छी क्लोजिंग देख के गए, ऑलरेडी 24,950 के ऊपर की, और यूएस फेड की तरफ से दरों में कटौती को लेकर पुख्ता संकेत आ गया है। हालांकि कल रात जो पॉलिसी का जो डिसीजन है उसमें दरों में कटौती की उम्मीद थी भी नहीं और हुई भी नहीं, लेकिन उम्मीद करके हम यही चल रहे थे कि यूएस फेड की तरफ से सितंबर पॉलिसी में दरों में कटौती को लेकर संकेत आ जाएगा, और वो आ गया है। जेरोम पावेल ने संकेत दे दिए हैं कि सितंबर में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दरों में कटौती के लिए आप तैयार हो जाइए। वो फेड के एजेंडे में होगा। जॉब रिपोर्ट, इन्फ्लेशन, इस पर तो नजर रहेगी, खैर रहती भी है, और वही मैट्रिक्स बनेंगे, मतलब कि दरों में कितनी कटौती होती है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि ज्यादा उम्मीद करके ना चले, यानी कि 0.25% की कटौती तो हो सकती है। बाजार शायद उसको डिस्काउंट करके पहले से भी चल रहा है, लेकिन जो लोग ये मान के चले कि 0.5% की कटौती मिल जाएगी, वो नहीं होगा। लेकिन आज ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो संकेत ठीक ठाक है। नैस्डैक में अच्छा रिबाउंड हमने देखा है। गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर दिखेगा, तो उम्मीद करके चलेंगे कि आज हम औपचारिक तौर पर 25,000 का जो बैरियर है उसको पार कर लेंगे, और उसको पार करने के बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन नतीजों का आज पूरा एक्शन बना रहेगा। कुछ बड़े नतीजे हैं, निफ्टी के 5 नतीजे आज फोकस में रहेंगे, जिसमें कि सन फार्मा भी होगा, जिसमें कि आईटीसी होगा, टाटा मोटर्स होगा, अडानी पोर्ट्स होगा। तो इन नतीजों पर भी फोकस रहेगा, पूरा का पूरा फ्लेवर रहेगा। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बाजार के लिए सबसे बड़े संकेतों के साथ। तो सितंबर पॉलिसी में यूएस फेड की दरों में कटौती लगभग तय है, ये यूएस फेड ने संकेत दे दिया है। बस थोड़ा सा और इंतजार है दरों में कटौती को लेकर, आप पूरी की पूरी तैयारी कर लीजिए। वैसे बाजार में हम ये कह सकते हैं कि 0.25% की जो रेट कट है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड भी है। उससे अगर ज्यादा अगर आता तो शायद कोई सरप्राइज होता या बाजार को एक नया थ्रस्ट मिलता है। यहां से नैस्डैक कल 452 अंक चढ़ा है, और एनवीडिया के शेयर में क्या कमाल की तेजी रही। मतलब ये स्टॉक्स तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई छोटे स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, स्मॉल कैप वाले। 12% की तेजी एनवीडिया में तेजी होगी। कल हमने मेटा में तेजी देखी, तो ये एक बेहतरीन वहां पर सत्र रहा। हालांकि अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करीब 350 अंक नीचे आकर डाउ जोन्स बंद हुआ। वहां पर हम डाइवर्जेंस देख रहे थे कि अच्छा, नेस्डैक की चाल अलग थी, डाउ की चाल अलग दिख रही थी। और कल जो डाउ जोन्स से ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों के आसपास ही आके बंद हुआ। कल हमने देखा था कि 41,200 के आसपास तक गया डाउ जोन्स, लेकिन क्लोजिंग हुई है 40,842 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी 25,100 के पास है, बढ़िया तेजी है 100 अंकों के आसपास की। टाटा स्टील के नतीजे अच्छे आए हैं, और आज 5 निफ्टी कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। कोल इंडिया का मुनाफा जो नतीजा है वो भी अनुमान से बेहतर रहा है। आज जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े आ जाएंगे, पूरा का पूरा आज फ्लेवर रहेगा। तो ऑटो कंपनियां आज फोकस में रहेंगी, और जो जो नंबर्स आएंगे हम एक एक करके सारी कंपनीज का एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे, अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से उस पर व्यू भी लेंगे। एक कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है सीगल इंडिया। सीगल इंडिया का आईपीओ आज से खुल रहा है। 1250 करोड़ रुपए का साइज है, साइज ठीक ठाक है। प्राइस बैंड है 4,380 से 1 रुपए के बीच। लेकिन दूसरा जो आईपीओ है एकम्स ड्रग्स, उसका आज होगा आखिरी दिन। दूसरे दिन तक 4.5 गुना भरा है। हमने जब इस पर चर्चा की थी अपने खास सेगमेंट आईपीओ कॉर्नर में, तो आपको पैसे लगाने की सलाह दी गई थी, और उम्मीद की गई थी कि 20% के आसपास तक की लिस्टिंग गेन हो जाएगी इसमें। तो चलिए, जो संकेत हैं वो तो पॉजिटिव ही आते हुए दिख रहे हैं। पर चलिए, आप शो की आगे शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं। कुछ देर में डिम्पी से भी समझेंगे कि किस तरीके का निफ्टी और निफ्टी बैंक का डेटा बिल्डअप हो रहा है, और आज आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति पर। उससे पहले अभिषेक, कल की जो पॉलिसी आप बता रहे थे एकदम उम्मीदों पे खरी उतरी है, कोई ऐसे सरप्राइजेस नहीं आए। पर जी हाँ, जिस तरीके का उछाल हमने कमोडिटी मार्केट्स में देखा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था। तो बताइए अभिषेक, यूएस मार्केट्स में कल क्या कुछ हलचल रही, साथ ही कमोडिटी से जुड़ा क्या कुछ एक्शन है? सृष्टि, देखिए कमोडिटीज में जो एक्शन है वो ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कल खबर आई थी कि हमास के जो चीफ हैं
उनको इजराइल ने मार गिराया है। तो थोड़ा सा ना वो एस्केलेशन शायद बढ़ने की आशंका है, उसके चलते मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। और क्रूड हम देख रहे हैं कि अब $81 के आसपास के भाव हैं 78.5 के आसपास जाने के बाद। लेकिन अगर हम यूएस फेड की बात कर लें तो 0.25% तो हम मान के चल रहे हैं, बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो कल जो अमेरिकी बाजार में जो तेजी हुई है ना, उसको बहुत ज़्यादा उसे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए नैस्डैक थोड़ा कमज़ोर था, कल रिबाउंड आया है। हाँ, रिबाउंड जो तगड़ा ज़रूर रहा है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पर मेटा के शेयर में या फिर एनवीडिया के शेयर में बढ़िया तेज़ी रही है। मेटा 7% चढ़ा है, एनवीडिया में 13% का उछाल दिखा। लेकिन यूएस फेड ने ये ज़रूर कहा है कि इकोनॉमी की जो स्थिति है 1 साल में काफ़ी ज़्यादा वो बदल गई है, परिवर्तन हो गई है और अब कंडीशंस काफ़ी हद तक फेवरेबल हो गए हैं कि यूएस फेड दरों में कटौती करे। तो ऑन द टेबल है, जेरोम पावेल ने कहा है कि ऑन द टेबल है सितंबर की पॉलिसी में, लेकिन ये भी संकेत दे दिया कि नहीं, जो कटौती होगी वो 0.25% की ही होगी, आधे % की उम्मीद करना थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डिसीजन होगा पूरी तरह से अपॉलिटिकल होगा और राजनीतिक होगा और इसका अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से कोई लिंक नहीं होगा, उससे जोड़कर इसको ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि यूएस फेड में होते उन्होंने 4 इलेक्शंस राष्ट्रपति चुनाव के देख लिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं फेड जब अपने स्टेटमेंट देता है तो जो राइडर जोड़ देता है कि अच्छा इन्फ्लेशन को देखेंगे, जॉब रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो कम से कम ये उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अब ऑन द टेबल है, ये अब सितंबर पॉलिसी में हम दरों में कटौती पर फैसला लेंगे। तो उम्मीद हम करके चल रहे हैं कि ये कटौती होने वाली है। अगर हम बाजारों की बात करें, आप देखिए डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से नीचे आ गया 300-350 अंक, मतलब 40,800 के आसपास तक की हमने क्लोजिंग वहां पर होते हुए देखी है। नैस्डैक की बात करें, वहां पर बढ़िया तेजी रही 450 अंकों की। S&P 500 की बात करें तो 1.5% चढ़ा, फरवरी के बाद का सबसे बढ़िया हमने सत्र देखा। तो माहौल ठीक है। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से भी आपको संकेत ठीक ही दिखेंगे। निकेई कमजोर आज जरूर है, लेकिन बाकी अगर बाजार को देखेंगे, चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार, ये आज मजबूत है। आज जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के PMI के आंकड़े आएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अपना संकेत गिफ्ट निफ्टी जो अपने रियल पिक्चर कमोबेश में दे देता है, कम से कम ओपनिंग को लेकर वो ठीक है। 25,100 के ऊपर की गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं, तो ठीक ठाक है। कम से कम 8 अगस्त को जो RBI की जो पॉलिसी है उसके लिए क्यों मिल गया है, हम भी शायद दरों में कटौती होती हुई देखेंगे। ये एक अपने लिए बढ़िया संकेत है। बैंकिंग स्टॉक्स जरूर फोकस में रहने वाले हैं। चलिए अब चलेंगे डिम्पी के पास और नहीं, पर अभिषेक आप डिम्पी के पास जाएं और हम समझें कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या कुछ तैयारियां करें आज। पर उससे पहले अभिषेक, क्योंकि देखिए मैं मुंबई स्टूडियो से ज्वाइन करती हूं, आप लोग दिल्ली स्टूडियो से होते हैं, और जब पूरा मॉनसून सीजन होता है आप लोग कई बार हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या देरी हुई आने में, क्या जाम लग गया था। पर अब आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, अब आप लोग बताइए कि बारिशों का जो मौसम है उसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बल्कि रेड अलर्ट भी हो गया है। हालांकि दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं कि कुछ फ्लड्स के भी सिचुएशन बने हुए हैं, वो तो गंभीर है। पर दिल्ली में क्या कुछ माहौल है अभिषेक, इसके बारे में बताइए, और कैसे ले रहे हैं आप लोग बारिशों का मजा? अभी तो माहौल ठीक है सृष्टि। रात को बारिश हुई है, रात तेज बारिश थी, आंधी जैसा माहौल था, काफी तेज हवाएं थी। और अब देखिए कि दिल्ली में क्या है ना कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हमेशा शिकायत लोगों को होती है। तो जो मेन दिल्ली का इलाका है वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। हमने लोगों के सुबह उठे तो ट्वीट्स देखे, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़े कि रात को 15-20 किलोमीटर जाने में लोगों को 3-3, 4-4 घंटे लग गए। तो थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये कि हाँ, यहाँ बारिश वो कभी कभार वाला माहौल है। एक दिन हो गई, अब भगवान जाने कब होगी। पर चलिए देखते हैं, क्योंकि रेड अलर्ट भी जारी है, तो उम्मीद है कि सब सेफ रहे और बारिशों का सीज़न घर में बैठ के अच्छे से सेफली इंजॉय करें या फिर अपने ऑफिस स्पेसेस में। पर डिम्पी, आपसे अब समझना चाहेंगे रोज़ की तरह निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, और शुरुआत निफ्टी से करेंगे डिम्पी, क्योंकि फाइनली गिफ्ट निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के संकेत दे ही रहा है। पर क्या आज 25,000 के ऊपर गए तो क्या टिकने में सफल हो पाएंगे? डेटा क्या बता रहा है डिम्पी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए कुल मिला के मार्केट में पिछले 2 दिन से हम 25,000 के करीब हैं, बट 25,000 से दूर भी हैं।
दूर इस लिहाज से थे कि वहाँ पहुँचते थे फिसल जाते थे, और करीब इसलिए हैं कि फिसल जाने के बाद भी बहुत नीचे नहीं जाते थे। तो 25,000 के करीब तो थे ही, और 25,000 वाला लेवल्स तो हम ऑल टाइम हाई भी अपना टेस्ट भी करके आए हुए हैं। इस लेवल को तोड़ने के लिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आंखों के सामने नहीं होती हैं, आपको उसके लिए गैप चाहिए होता है, क्योंकि तभी वो ट्रैप होगा, नहीं तो आंखों के सामने से हो ही नहीं पाता। कुछ वैसे मेरे को आज 25,000 के लेवल के साथ लग रहा है कि आज एक गैप होगा, तो जिनके 25,000 के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं या ऊपर से शॉर्ट है, वो वापस एक राउंड की ट्रैपिंग में फंसेंगे। बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे लेवल तो हम कई बार आप दिन में भी देख चुके हो, जब हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी चला और उसको सिर्फ 15 मिनट लगे टूटने में। मैं टूटने और चलने के फेवर में हूँ, मेरे को लेवल्स की परिपक्वता चाहिए, यानी कि वो लेवल्स पक जाएं। देखो 24,000 पका तो 24,500 आया, 24,400 500 पका तो 24,800 आया, 24,800 पक रहा है तो फिर 25,000 आया। तो हर लेवल का बेस बनना बहुत ज़रूरी है, वो कमज़ोर बेस नहीं होना चाहिए, और वो टिपिकली वन डे में नहीं बनता। उसके लिए थोड़ा सा क्लोजिंग चाहिए, थोड़ा बहुत सेक्टोरल चर्निंग चाहिए, और आगे का विजन भी चाहिए। तो ये जो आपने 25,000 वाली बात बोली, मैं इसको FIs के क्वेश्चन के साथ क्लब कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ ही देता हूँ ताकि तो मेरा थोड़ा लिंक छोटा हो जाए। पहले तो FIs की होल्डिंग पे आते हैं। FIs की होल्डिंग करीब 66% के आसपास है, रिटेल की होल्डिंग करीब 46% के आसपास है, DIs की होल्डिंग करीब 32% के आसपास है। पिछले 3 दिन में कोई चेंज नहीं हुआ, बट पिछले 3 दिन में बाजार में चेंज हुआ। तो होल्डिंग में नो चेंज, बट मार्केट में चेंज हुआ। ये चेंज कैसे होता है? ये चेंज होता है जब आपके पास इंडाइसिस से जुड़े हुए कुछ बड़े सेक्टर्स की चर्निंग और पीछे से लिक्विडिटी आपका फ्लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स में चेंज होगा तभी मार्केट में चेंज या फॉल होगा, ज़रूरी नहीं होता। आप कई बार ऐसे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो इसलिए होल्डिंग के लिहाज से कोई चेंजेस नहीं है। अभी भी थोड़ा इनडिसाइसिव रेंज है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस 25,000 आने की खुशी उतनी नहीं हो रही जितना 23,000 आने की खुशी हुई थी, जितना 24,000 पाने की खुशी हुई थी। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि उस समय पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इस समय क्या पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। लेने वाले को डर लगता है कि मैं कहीं लेके सबसे ऊपर तो नहीं फंस जाऊंगा। शॉर्ट वाले को इसलिए शॉर्ट करने में डर लगता है कि मैं शॉर्ट करूं तो पाऊंगा क्या, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है, रोज़ तो बाजार चलता ही है, तो मेरे को मिलेगा क्या। ये जो फीलिंग है ना मार्केट के अंदर, ये पार्टिसिपेशन नहीं ले आ रही, इसी को हम OI कहते हैं। अगर आप कल का भी चेक करेंगे डाटा OI के हिसाब से, तो निफ्टी के अंदर कल बिल्डअप अच्छा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको हल्का करना ज़रूरी है। 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हुए हैं। ये सीरीज़ के शुरुआत में 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट मायने रखते हैं खड़े हो जाना, और पिछले 2-2.5 महीने से इतने ही चल रहे हैं। पहले किसी ज़माने में ये 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक जाते थे मैक्स टू मैक्स, अब आप सोचो डबल कॉन्ट्रैक्ट जाता है। और कल 5% का OI एडिशन हुआ है, कल अच्छे सही मानों में ख़रीदारी हुई मार्केट के अंदर। तो एक पॉइंट मैं बोलूँगा कि जिनके पास पोजीशंस है वो ज़रूर होल्ड करके रखें, भले FIs की होल्डिंग घट रही है या बढ़ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। रिटेल की होल्डिंग घट रही है बढ़ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट, लिक्विडिटी और सेक्टोरल चर्निंग, ये 3 चीज़ें आपको हिलने ही नहीं दे रही हैं। और उन्होंने ऐसा पकड़ रखा है कि बाज़ार आप सोचते रहिए कि नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए जो मार्केट का ट्रेंड है वही फ्रेंड है, अपने को फाइट नहीं करना बाज़ार से। ये नहीं ढूंढना है कि भी हमें लगता है बाज़ार नीचे आ रहा है तो बाज़ार थोड़ी नीचे आएगा। जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है, जो दिख रहा है वही बोलो, जो डाटा में नोटिस हो रहा है। और अभी तक कहीं भी वीकनेस के मेरे को कोई दूर दूर तक साइन नज़र नहीं आ रहे, इसलिए हम मेरे को 60-70 दिन तो हो ही गए होंगे बोलते बोलते कि भाई शॉर्ट मत करो, आपको डिप करना है तो करो, शॉर्ट मत करो। मार्केट को शॉर्ट करने का समय नहीं है, ये अपने लक्षण खुद ही दिखा देगा जब ये शॉर्ट होने के लिए जाएगा। एक और पॉइंट मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ, इंडिया विक्स भी 15 के ऊपर नहीं आया हुआ, तो वो आपको सिग्नल ही नहीं दे रहा कि वीकनेस है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ ही, वो है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो इतनी महंगी नहीं हुई कि बाजार को एकदम से परेशान करे। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कैसे। 1.5 पे आके निफ्टी महंगा होगा, अभी चल रहा है 1.23 के आसपास या 28 के आसपास चल रहा है। ठीक, तो अभी तो है गुंजाइश उसमें 0.2 की। सेम विद द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो फेयर वैल्यू पे है, उल्टा वो तो 1 के PCR पे चल रहा है, और इसका महंगा होगा 1.5 के PCR पे जाके। तो ये आपके सामने हमने PCR के डाटा भी रखा। एक और चीज़, मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल कैसे पता लगता है? वो पता लगता है बैन शेयर से। हालांकि सीरीज़ के शुरुआत में सिर्फ 2 ही शेयर F&O बैन में है और ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के जिनके पास भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस है वो होल्ड करें, चाहें तो 30% प्रॉफिट बुक करें। अगर मैं आपकी जगह होता, बोले आप मेरी जगह होते, तो फिर आप क्या
तो मैं 30% प्रॉफिट बुक करता बॉस। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, पैसा आया हुआ किसी को बुरा नहीं लगता, आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, घर में लेके बैठ जाओ, वो ज़्यादा ठीक है, बजाय सिस्टम के अंदर डाले रखो। सिस्टम का क्या भरोसा, मेरे और आपसे कहे थोड़ी बाजार चल रहा है। तो इसलिए 30-40% अपना पैसा घर में डाल लो, 60% पैसे को ट्रेलिंग में डाल दो। ट्रेलिंग कहाँ से शुरू हुए थे, आप सबको याद होगा स्क्रीन पर, हम 24,000 से शुरू हुए थे, फिर 24,400 बनाया, फिर कल अब आज हम 650 का लेवल आपको दे रहे हैं। हम हर दिन 200 पॉइंट्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे कॉन्फिडेंस बढ़े और साथ ही हमारे को पैसा हमारा गंवाना ना पड़े। नए वालों की ज़्यादा गंभीरता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो करें क्या। जब आपको पता है कि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो फिर पंगे लेने की ज़रूरत क्या है। आपको 100 पॉइंट ही तो कमाने ना, निफ्टी से तो डिप मिल जाएगा, कमा लेना, नहीं तो कोई स्टॉक्स और थैमेटिक इतना बढ़िया चल रहा है, अर्निंग्स इतनी बढ़िया चल रही है, वहाँ से कमाओ। ठीक है, तो नए वालों के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच बोलूँगा। या तो 25,000 की आज की क्लोजिंग मिल जाए तो फिर हम लॉन्ग करेंगे, अगर आज की 25,000 की क्लोजिंग नहीं मिलती है तो फिर मैं के लिए वेट करूंगा और मैं डिप 650 के तक का मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये मैंने आपका एफआईस का और निफ्टी के लॉन्ग शॉर्ट का एक साथ का क्वेश्चन दे दिया। आपको बैंक निफ्टी पूछना चाहे तो बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में डिम्पी क्या करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 50,800 के आसपास आया, वहां सपोर्ट लेके फिर से चल रहा है और एक इवेंट खड़ा है। आज से ठीक एक हफ्ते बाद आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। आरबीआई की पॉलिसी से पहले ही मार्केट को कुछ नहीं करना। और एक और चीज़ बात, क्या आरबीआई की पॉलिसी से फेड की पॉलिसी नहीं थी? पहले फेड की पॉलिसी भी थी। फेड ने जो दरों में बोला, जो किया, वो भी मार्केट को पता ही है। वो कह रहे हैं, आप सब बता रहे हैं कि वो इनलाइन है, जो मार्केट ने एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। लेकिन उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो देखो, बैंक निफ्टी के अंदर दो मेजर प्रॉब्लम है और दो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। अच्छी चीज़ क्या है कि 2-4 हाथ लोगों के हाथ में ही है। 2-4 हाथ में मतलब HDFC, एक्सेस और एक्सेस ICICI से खड़े हो जाए तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है किसी को। ये अच्छी बात है कि इसकी वेटेज कम है, ठीक है ना, 2-4 लोगों के हाथ में। एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर जो स्लाइड आ रहा है ना, स्लाइड में भी ना ये अपने पैनिक वाले लो को नहीं तोड़ रहा। पैनिक लो कब बना था? रिसेंटली जब बजट के आसपास हुआ था तो हम 51,000 के भी नीचे चले गए थे। अब आप देख लो, ऊपर गए, नीचे गए, जोल्ट हुआ, वो हुआ, जो भी हुआ, मार्केट 51,000 को बहुत खूबसूरती के साथ बचा के 51,500 के आसपास आके रुका हुआ है। तो 500 पॉइंट का क्वेश्चन इसके पास है। अभी भी खोने की शुरुआत होने से, अभी तो खोना नहीं, खोने की शुरुआत होने से 500 पॉइंट का क्वेश्चन है। तो बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से फेयर वैल्यू है, ये महंगा नहीं है। निफ्टी को देख के आपको सेक्टोरियल चर्निंग का बेनिफिट आता है। इसके पास तो सेक्टर भी नहीं है ना, इकलौता ही तो बैंक है, और क्या है इसके अंदर, और तो कुछ है भी नहीं। तो फिलहाल ये अपनी प्लेसमेंट में अच्छी है। बुरी चीज़ क्या है? पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहा, ये एक बुरी चीज़ है। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो कि ये चल तो रहा है लेकिन उतना नहीं चल रहा जितना निफ्टी कॉन्फिडेंस आपको दिलवा रहा है। दूसरा, ऑप्शंस वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बैंक निफ्टी की, क्योंकि बड़ा मूव नहीं आ रहा है, डिसाइसिव मूव नहीं आ रहा है, इसलिए कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स को ईट किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शंस वाले के सावधान रहें, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी। अगर काम करना है, इंट्राडे करना। एक और चीज़ मैं ऑप्शंस वालों को आज ही बोल देता हूँ, मैं अपना निजी एक्सपीरियंस पे भी बताता हूँ। आप जब भी कहीं ऑप्शंस वगैरह लें, रिगरसली स्टॉप लॉस को फॉलो कर लें और सिस्टम में डालें, मन में ना रखें। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है जी, हम लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कटने के बाद ही चल जाता है, कोई देख रहा है लगता है विंडो में। सर, आपके स्टॉप लॉस को देखने के लिए किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वो सिस्टम का स्टॉप लॉस होता है, वो टिपिकली एल्गो थीम्स होती हैं, वो चेक कर लेती हैं कि कहाँ पे कौन से माल चीज़ें ज़्यादा खड़ी है, वहीं से उड़ा के लेके आते हैं। तो आप लगा दो फिर भी स्टॉप लॉस। आप पानी पीने जाओगे ना, पता लगेगा कि मार्केट के अंदर कुछ 19-20 हो गया, और आप ये देख रहे हो वाइल्ड स्विंग्स मार्केट के अंदर। ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आप थोड़ी कर रहे हो, ये तो मार्केट का वाइल्ड स्विंग्स, डिमांड सप्लाई मार रही है ना, आपको दिख रहा है ना, हजार पॉइंट ऊपर नीचे कैसे होता है। इसलिए ऑप्शंस वाले रिग्रेसली फॉलो करें। फ्यूचर्स वालों को तो कोई नुकसान ही नहीं है, फ्यूचर्स तो कल भी यही थे, परसों भी यही है। आपको पता है बैंक निफ्टी कितने पॉइंट से बढ़ रहा है 3 दिन से? सिर्फ 100 पॉइंट से बढ़ रहा है, सिर्फ 100 पॉइंट से बढ़ रहा है। और इंट्राडे हजार पॉइंट्स के, 1000 पॉइंट के इंट्राडे स्विंग, और बढ़ना कितना? 100 पॉइंट है। तो इस चीज़ को देखो, आप इंट्राडे में अपनी पोजीशंस को, ऑप्शंस को इंट्राडे में ही लेते हो आप, ठीक। तो ये पॉइंट है। दूसरा, आपको शॉर्ट नहीं करना, ले रखा है तो 51,300, 51,000 के नीचे ही वीक माना जाएगा, इसके नीचे वीक नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। ये पुल बैक इसमें भी आ सकता है, थोड़ा कैचअप आएगा। देखो 25,000 के आसपास पहुंच गए हो आप, और ये अभी भी 51,500 पे खड़ा है। इसका हाई है 53,000 समथिंग का, सोच के देखो 53,800 पे भी 2,000 पॉइंट नीचे है ये बैंक निफ्टी। करेगा कमाल, बट अभी थोड़ा रुक जाइएगा, पहले थोड़ा डाटा का और चर्न हो जाना चाहिए। अभी नई नई सीरीज है, इसका तो आज पहला ही दिन है,
बैंक निफ्टी का तो बेचारी का आज पहला ही दिन है, आज तो अगस्त सीरीज का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ट्रांसफर अच्छा हो के आया, रोल ओवर वगैरह के नंबर भी मैंने चेक किए, वैसे तो सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉप लॉस और टारगेट हमने रेजिस्टेंस के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर आपके सामने लिख दिया, और शॉर्ट करना नहीं है, इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब मेहमानों को जोड़ लेते हैं अपने साथ। अवनी भट्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़नी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किरण जानी आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आयुष भाई थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज टाइम निकाला हमारे लिए। आप तीनों की इंटेलिजेंस का आज हमको फिर बेनिफिट मिलेगा। जरा बताइएगा आयुष, पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, आपकी रीडिंग क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी को, फिर स्टॉक्स पे बढ़ेंगे आगे। अगर निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो निफ्टी कंटिन्यूसली एक 25,000 का रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन अगर हम वापस स्पॉट की बात करें तो कल एक इसने 20 वापस 25,000 के आसपास वापस ने रेजिस्टेंस दिया है। 24,984 का कल के सेशन में हाई बनाया है, पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, जो कि काफी पॉजिटिव हो जाता है। मुझे लगता है निफ्टी में जो नेक्स्ट टारगेट्स आ सकते हैं, निफ्टी को डेफिनेटली यहाँ से बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25,200 तक के लेवल से। निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट पॉइंट है वो है 24,750 से 24,800 के पॉइंट का, जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है। इसके पिछले 3 दिन का लो पॉइंट के आसपास है, तो मुझे लगता है निफ्टी में स्टॉप लॉस की तरह इसको काम करना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो था 51,040 का 26 तारीख को वहां से एक अच्छा सपोर्ट लिया है और एक बाउंस बैक दिखाया है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, जो कि बैंक निफ्टी का एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। कल के सेशन में अगर हम इंट्राडे चार्ट की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, क्लोजिंग ऊपर रखी है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में हम ऊपर में 52,200 तक के लेवल्स इजीली देख सकते हैं। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 52,200 तक के स्तर निफ्टी बैंक में आपको दिख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 700 के ऊपर है, और कल उस टाइप की एक रेंज रही है निफ्टी बैंक की, मतलब 700 पॉइंट का स्विंग तुमने देखा इंट्राडे में। चलिए अपने एक्सपर्ट्स ये जान लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहाँ पर बनेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अवनी जी गुड मॉर्निंग, बताइए, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या खरीदना है आज? जी अभिषेक जी, डिम्पी जी और सारे पैनलिस्ट एंड व्यूवर्स के लिए तो आज मेरे जो दोनों ही स्टॉक्स है वो ऐसे स्टॉक्स है जिनमें एक ब्रेकआउट आ चुका है, और ब्रेकआउट आने के बाद में एक अच्छा हमें रिट्रेसमेंट देखने मिला है। ब्रेकआउट लेवल तक वापस रिट्रेस हो चुके हैं, और यहाँ से अभी फिर से वीकली सपोर्ट लेकर के अभी ऊपर चलने की तैयारी हो चुकी है। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा फार्मा क्षेत्र से। सो ये सारी कमजोरी भी जो हमें मार्केट में दिखाई दे रही थी, तब भी फार्मा क्षेत्र में एक अच्छे मजबूती से खड़ा हुआ था, एंड सारे स्टॉक्स एक के बाद एक अच्छा मूव दिखाने लगे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने औरो फार्मा रेकमेंड किया था, उसका भी टारगेट आ चुका है। और इस हफ्ते मेरा फार्मा क्षेत्र से स्टॉक रहेगा सिप्ला। तो सिप्ला में हम 1540 से 1545 के बीच में निवेश कर सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1510 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में हमने देखा है कि अगेन वो ये रिट्रेसमेंट तो हो चुका है, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है वीकली लेवल पे। और पूरे जुलाई सीरीज में देखें तो एक लगातार बहुत ही शॉर्ट रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करने के बाद 26 जुलाई को इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद अब रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है, और यहाँ से अभी कल भी फिर से एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक इस महीने में ऊपर के तरफ जो ऑल टाइम हाई है वो भी निकाल देगा, और 1540 इसका पोजिशनल टारगेट, इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और 1600 का पोजिशनल टारगेट रहेगा, जो कि हमें अगस्त सीरीज में देखने मिल सकता है। तो हम 1490 के करीबन कल क्लोज हुआ है, वहां पे हम निवेश कर सकते हैं, और 1455 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऑलराइट, तो दो काउंटर्स अवनी की तरफ से, दोनों ही लार्ज कैप स्पेस के स्टॉक्स हैं, जहां पे भारती एयरटेल मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और फार्मा कंपनीज पे हम लगातार आपका फोकस ला रहे हैं। और अब सिप्ला दमदार नतीजे आए थे और ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, इसीलिए अवनी का भरोसा यहाँ पे कायम है। अब किरण, आपसे समझना चाहेंगे कि आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली जैसे डिम्पी जी ने बताया कि इंडेक्स को हमें नजरअंदाज करके स्टॉक स्पेसिफिक आप ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी सारे मिड कैप या तो स्मॉल कैप कंपनीज है या तो इवन लार्ज कैप कंपनीज है जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं।
तो हमारी ओर से 2 कॉल रहेंगे, दोनों बाई तरफ है। पहला जो स्टॉक रहेगा वो केमिकल क्षेत्र से रहेगा। हमने देखा है कि ओवरऑल केमिकल के अंदर एक अच्छा खासा हमें अप मूव देखने को मिल रहा है। तो टाटा केमिकल एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर है। अब हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन ज़ोन में से एक अच्छा खासा रिटर्न देने की तैयारी कर रहा है। अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखोगे तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो पहला टाटा केमिकल रहेगा। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश ज़ोन के अंदर आया और कल एक डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न अपने ब्रेकआउट लेवल के आस-पास बनाई है। तो 1120 के आस-पास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 1160 तक का हमारा टारगेट रहेगा, 1160 एज़ अ टारगेट हम मेंटेन कर रहे हैं और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1090 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो टाटा केमिकल हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक रहेगा वो कल्याण ज्वेलर्स है। हमने देखा कि बजट के बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आया था और एक कंसोलिडेशन ज़ोन आया था। लगातार 3 दिन से कल्याण ज्वेलर्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसी को ही लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है। तो 579-78 के आसपास की क्लोजिंग है कल्याण ज्वेलर्स की। हम लॉन्ग करके जाएँगे, 595 तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड 564 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो टाटा केमिकल एंड कल्याण ज्वेलर्स 2 हमारे पिक रहेंगे। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स 579 रुपए का भाव, 595 रुपए का टारगेट, 564 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है टाटा केमिकल जो फिर से नए जोश में है। लगातार 4 दिनों से बढ़िया तेजी के साथ ये शेयर चल रहा है और आज का आपका टारगेट है 1160 रुपए का, 1090 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 1120 रुपए का भाव है टाटा केमिकल का। ये 2 शेयर हो गए किरण जी के। आयुष, आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं, क्या खरीदना है आज? जी मेरे भी यहाँ से 2 बाय कॉल होंगे। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा मिड कैप स्पेस आइनॉक्स विंड। अगर हम आइनॉक्स की बात करें तो इसकी मंथली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, उसका भी नेकलाइन ब्रेकआउट आ चुका है। प्लस बॉलिंगर बैंड के हायर बैंड से ये अपना नया ब्रेकआउट दे रहा है और एक इंपॉर्टेंट जो इसका 180 का एक क्लोजिंग था वो इसने मेंटेन किया और ऊपर रखा है। तो आइनॉक्स विंड को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 195। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 178। सेकंड स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है पिरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा। अगर इसकी हम यहाँ पे बात करें तो इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है अपने सारे टाइम फ्रेम में, बीट मंथली चार्ट, वीकली चार्ट या डेली चार्ट, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। प्लस इंट्राडे चार्ट्स में भी पेनिंग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है और क्लोजिंग कल भी इसने अच्छी रखी है। तो पीपीएल फार्मा को ऐसे बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 188। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है 170 रुपीज का रहेगा। ठीक है, ये 2 शेयर आइनॉक्स विंड में भी लगातार मोमेंटम देख रहे हैं और कल हमने देखा था कि शेयर थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया लेकिन तेजी इसमें लगातार कायम है। 190 के स्तर कल हमने देखे थे आइनॉक्स विंड में, 183 रुपए पर क्लोजिंग दी 4.5% की अच्छी तेजी के साथ। लेकिन आज भी आपके लिए मौके बनेंगे 195 टारगेट के लिए, लक्ष्य 178 का। दूसरा शेयर है पिरामल फार्मा हो गया, टारगेट 188 रुपए का। किरण जी के शेयरों की बात करें तो टाटा केमिकल और कल्याण ज्वेलर्स हैं। टाटा केमिकल के लिए जो टारगेट है वो है 1160 रुपए का, कल्याण ज्वेलर्स के लिए टारगेट है 595 रुपए का। और अवनी जी के अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें भी एक फार्मा शेयर है सिप्ला, 1540 से 45 के रेंज में आपको खरीदना है। टारगेट होगा 1600 रुपए का, स्टॉप लॉस 1510 रुपए का। इसके अलावा टेलीकॉम से स्टॉक चुना है भारतीय एयरटेल को, 1540 और 1600 रुपए तक के 2 टारगेट ये हैं और स्टॉप लॉस होगा 1455 रुपए का। आपके लिए ये 6 के 6 बेहतरीन शेयर्स हो गए। उसमें कुछ इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, कुछ जो फ्लेवर वाले हैं, केमिकल फार्मा, ये सेगमेंट बज कर रहा है, वहां से भी आपके लिए पिक्स निकाल के लेके आए हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन अब जरा खबरों वाले शेयर, रिजल्ट्स, ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स, इस पर फोकस करते हैं और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, कल फिर से एक बिजी डे आपके लिए रहा होगा और उसमें से चुनना कौन से रिजल्ट को शामिल करें, कौन से छोड़ें, ये थोड़ा मुश्किल काम रहा होगा। पहले नतीजे ये बताइए, कौन से नतीजे फोकस में रहे और किस तरह के नंबर्स आए हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। बहुत प्रॉब्लम होती है कि 40-50 अर्निंग्स रहते हैं जिसमें आपको सबसे बेस्ट अर्निंग्स क्या लेके आ सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स 2 निफ्टी कंपनीज है, उन पे तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। टाटा स्टील, इनके GDR भी ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर था, नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। कंपनी के एबिडा और मार्जिन दोनों ही अबव एस्टिमेट्स आए हैं। हालांकि याद रखिए कंपनी ने कहा है कि उनको जो है लगभग मिनरल टैक्स जो रेट्स आई हैं, जो नई रूल्स आई हैं, तो उसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स वो दे सकते हैं। बट याद रखिए ये कंटिजेंट लायबिलिटी में ऑलरेडी वो रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। बट जो है GDR देखिए 5.5% ऊपर चला गया था टाटा स्टील का। कोल इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। मार्जिन्स में भी उछाल लगभग 900 बेसिस पॉइंट्स का आया है और एम्प्लॉय कॉस्ट कम रहे हैं और एक टाइप से एक रिवर्सल आया है स्ट्रिपिंग कॉस्ट में, तो उसके कारण बॉटम लाइन नंबर्स पे आपको जो है बड़े आंकड़े देखने मिल रहे हैं। अब बात करता हूँ IIFL सिक्योरिटीज़ की, तो नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैट भी 140% बढ़ा है।
प्रीकॉल की बात करें तो यहाँ पे जो है एबिडा मार्जिन में 104 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया। वही एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पे गल्फ बिजनेस की जो सेल की थी तो उसका भी जो है थोड़ा पॉजिटिव प्रोसीड्स थोड़े से कंपनी में आए हैं और यहाँ पे ऑफकोर्स हम बॉटम लाइन और कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। सीमेंट स्टॉक्स में जो ऑफकोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर थी और हमने देखा Q1 लार्जली वीक ही था और जेके लक्ष्मी सीमेंट का भी जो नतीजे देखे तो सारे ही पैरामीटर्स जो हैं वीक आए हैं। और याद रखिए प्राइसिंग पावर थोड़ी सीमेंट कंपनीज की कम हो गई है और डिमांड भी इलेक्शंस और मानसून का इम्पैक्ट दिखाया इन नंबर्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और इंटरेस्टिंगली जो नेट एनपीए है वहाँ पे एसेट क्वालिटी डिटोरेशन हल्का सा देखने मिला है। आखिरी स्टॉक KRBL रहेगा। यहाँ पे बड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं और रेवेन्यू 15% गिर गया और नेट प्रॉफिट पे तो 55% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिला है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है शरय, ये तो कुछ अर्निंग्स वाले स्टॉक्स हैं, इसमें आपने कैटेगरी भी बता दी किसके अच्छे किसके ख़राब। जरा खबरों वाले शेयर्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ऑफकोर्स खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहला आता है इन्फोसिस। ऑफकोर्स कल जो था कर्नाटक स्टेट के जो GST अथॉरिटीज़ है एक प्री शो कॉज नोटिस डाल दिया लगभग 32,000 करोड़ रुपए का। अब ये जो है ऑफकोर्स ओवरसीज़ ब्रांच के एक्सपेंसेस को लेके है। हालांकि कंपनी की बयान भी आई, कंपनी ने कहा कि रेगुलेशंस के हिसाब से GST इस ट्रांजैक्शंस में एप्लीकेबल नहीं होगा और कंपनी ने जितने भी GST लायबिलिटीज़ हैं स्टेट हो या सेंट्रल लेवल पे हो दोनों ही वो पे करके रखे हैं और रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो ये कंपनी का जो है बयान आया। जी का कॉन कॉल हुआ था। दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला कि वित्त साल 2025 में मार्जिन जो है सिग्निफिकेंटली हाई होने वाले हैं FY24 से और जो हाल ही में उन्होंने फंड रेज की उसकी डिप्लॉयमेंट की प्लान की भी अनाउंसमेंट आने वाली है। H2 FY25 में एड रेवेन्यूज़ का भी पिकअप देखने मिल सकता है क्योंकि दो कारण है, एक तो फेस्टिव सीजन है और एक रिकवरी इन रूरल मार्केट्स जो हम देख रहे हैं पिछले 1 से 2 महीने तक। टाटा स्टील भी फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स इनके नतीजे तो स्ट्रॉन्ग आए हैं लेकिन कंपनी ने कहा कि वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेंगे नीलाचल इस्पात में और मैनेजमेंट ने कहा कि जो उनके विवाद है, जो ब्लास्ट फर्नेस को बंद करना है उनको यूके में, वो सितंबर एंड तक वो कर देंगे। मारुति सुजुकी का भी कॉन कॉल था। हालांकि इनका जो टोन था ना वो मिक्स्ड कमेंट्री पे था। सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है नए स्विफ्ट के लिए पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म डिमांड थोड़ी म्यूटेड रह सकती है और जो रूरल सेगमेंट है वो अर्बन सेगमेंट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लार्जली सारे कंपनियों के इन्वेंट्री लेवल्स आए हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे कार कंपनीज थोड़े बहुत डिस्काउंट अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं फेस्टिव सीजन के पहले। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी कॉन कॉल हुआ था। यहाँ पे FY25 गाइडेंस का रेंज डिपॉजिट का 10 से 12% है और एडवांसेस का 12 से 14% है। लेकिन अहम बात उन्होंने ये की है कि जो नैनीताल बैंक का जो प्रोसेस है IPO का वो जो है उसकी अनाउंसमेंट जल्दी कर सकते हैं। तो एक टाइप से डाइवेस्टमेंट होगा तो उनके बैलेंस शीट और कैपिटल स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कार्ड की बिजनेस है वो ऑन सेल नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है। PSU स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देगी स्टेट कंपनीज की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब ये अगस्त 1 2026 तक रहेगा। तो ऑफकोर्स डाइवेस्टमेंट की प्रोसेसेस या सेलिंग जो होती है प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को लेके उस पर भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। सनसेरा इंजीनियरिंग, इन्होंने MOU साइन कर लिया कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे 55 एकड़ का जो ज़मीन है बेंगलोर में, लेकिन ये 2100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 3 से लेकर 5 साल में। और आखिर में गोदरेज इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। 7 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पे वो कंसिडर करने वाले हैं फंड रेजिंग आगे जाते हुए। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर हैं जहाँ पे खबरों के लिहाज से फोकस है और इसमें एक बार मारुति की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा था कि कल 3:20-25 पे ही नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद ये स्टॉक डे हाई पे क्लोज हुआ, ब्रेकआउट भी दिया। पर अब जो कमेंट्री आई है उसमें थोड़ा सा एक मैनेजमेंट का ज़रूर कहना है कि ये पूरे साल के लिए जो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो म्यूटेड रह सकती है और बहुत ज़्यादा जो है वो उत्साहित नहीं दिखे। हालांकि इस बार हमने देखा कि 60 बेसिस पॉइंट्स का एक वन ऑफ का एडजस्टमेंट भी हुआ है। तो उसको लेकर मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा। अवनी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, कल जो 13,000 के ऊपर निकला है मारुति सुजुकी, क्या ये सस्टेन होता हुआ दिख रहा है और आज कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट होगा वॉच आउट करना? क्योंकि जो कमेंट्री है उसके लिहाज से अगर स्टॉक रिवर्सल लेता है तो कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए? तो मारुति
मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये हमने ऑप्शंस में रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है और अभी भी ओपन है स्टॉक। सो ओवरऑल इसका टारगेट 13,800 तक का लग रहा है, बट इस करंट लेवल से और ये न्यूज को लेकर के भी शायद थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। ऑप्शंस का डेटा देखें तो अगर नीचे 12,500 में एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बन चुका है और 12,700 के पुट में भी काफी शॉर्टिंग हमें नजर आ रहा है। तो एक बेस बनाने की कोशिश है कि नीचे 12,700 तक अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वहां पे फिर से हम निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं और एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस 12,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल ये टारगेट इस महीने के लिए 13,800 का है। इस महीने के जो टारगेट्स हैं वो 13,800 का है। हालांकि नतीजे काफ़ी शानदार आए थे, पर अब देखते हैं कि कमेंट्री पे किस तरीके से रिएक्ट करता है मारुति सुजुकी। कल एक अच्छी क्लोजिंग ज़रूर इसने दी थी। पर इसके अलावा एक बार किरण आपसे कोल इंडिया पे भी राय जानना चाहेंगे। क्या दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं इस काउंटर के सभी पैमानों पे, और ख़ासतौर से मार्जिन्स में अच्छा सरप्राइज था। और एक बार चाल देखिए आप इसकी, एक तरफा रैली है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स भी दिए इसने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार किरण, आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर, इसके बारे में बताइए। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनर्जी स्पेस में वापस एक करंट हमें देखने को मिल रहा है। आप जो भी पावर जनरेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दोनों साइड हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल या तो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर्टिकुलरली कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इलेक्शन और एग्जिट पोल के दिन का जो हाइस थे उसके ऊपर फर्स्ट टाइम हमें कल और परसों 2 दिन की क्लोजिंग देखने को मिली है। नो डाउट कल एक रिट्रेसमेंट आया था उसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। मेरे हिसाब से 520 से 515 या 10 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। इवन करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 505 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इमीडिएट लेवल के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से एटलीस्ट आपको 30-35 रुपीज की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिससे 550-555 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कोल इंडिया करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप पे बाय कीजिए 505 के स्टॉप लॉस के साथ। 5 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कोल इंडिया अभी भी काफ़ी मजबूत है, इस काउंटर पे नज़र ज़रूर रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है जानने का कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कहाँ पर आई हैं, और ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं रिपोर्ट्स आज? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एएमसीज एंड इंश्योरेंस स्पेस में, क्योंकि बर्नस्टीन में यहाँ पे कई कंपनीज पे जो है वो इनिशिएट किया है रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लाइफ की, जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस है 2270 रुपीज़ के साथ। और इसी के साथ साथ उन्होंने मैक्स फाइनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ इस पे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है। और अगर हम बात करें एलआईसी, आईसीआईसीआई, प्रू लाइफ, तो वहाँ पे एक मार्केट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म रेटिंग जो है वो इनिशिएट करते हुए उनका देखने को मिल रहा है। अगर हम एएमसीज में बात करें तो कहीं पे एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएफसी में उन्होंने इनिशिएट किया है। एचडीएफसी के लिए उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4,950 रुपीज़ दिया है, जबकि निप्पॉन एएमसी के लिए उन्होंने मार्केट परफॉर्म रेटिंग जो है वो फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। उनका मानना है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है दोनों स्पेस में। और अगर हम दोनों स्पेस की बात करें तो उनका कहीं पे जो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जो ये रहेगा पोल रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा अगर हम एसेट मैनेजर्स के साथ कंपेयर करें तो, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में कहीं पे 15% का ग्रोथ हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 137 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें Q1 के नंबर्स की तो कहीं पे एक मिक्स नंबर उनके तरफ से देखने को मिले थे। और आगे जाके जो कंसर्न्स है, कहीं पे जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा कॉस्ट सेविंग मेजर्स का, उसके ऊपर जो सिटी का एक बुलिश और बेरिश व्यू है वो कहीं पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं मारुति की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 13,260 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो एक रिजल्ट हमें देखने को मिला था। आगे जाके उनका मानना है कि जो Hyundai के लिस्टिंग है वो एक प्योर पीवी प्लेयर के हिसाब से हमें देखने को मिल सकती है, और इसके चलते हुए उनका होल्ड रेटिंग जो है वो फिलहाल के लिए बरकरार होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें M&M की, जो कि महिंद्रा है, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,220 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहते अगर हम महिंद्रा के वैल्यूएशन की बात करें तो अच्छे सपोर्ट पे हमें देखने को मिल रहा है और आगे जाके ग्रोथ भी इसी वैल्यूएशन पे सपोर्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और आखिर में
में बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 290 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे मैनेजमेंट का गाइडेंस जो था कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कॉस्ट पे और आगे जाके जो बाकी सुधार पे वो काफ़ी अच्छा था, और इसी के चलते हुए एक टारगेट प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए हमें आगे जाके देखने को मिल रहा है। तो इन सब कंपनीज़ पे ब्रोकरेजेस की तरफ से हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो आगे जाके इन सब ब्रोकरेजेस कंपनीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। ये पूरी लिस्ट में रखने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज भी आज फोकस में रहेंगी, साथ ही नतीजों के बाद भी ब्रोकरेजेस के टारगेट रिविजन्स आए हैं, इन सभी पे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स पे आपको रखनी है। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं और एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो नतीजे हैं उस पर आपके व्यूज लेंगे, लेकिन पहले आपके शेयर से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज क्या है आपके स्टॉक पिक्स? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरे दो पिक रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाजार अभी भी जो मोमेंटम बना हुआ, थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह में उनमें चुनिंदा में अभी मोमेंटम बना रह सकता है। तो पहला जो रहेगा थायरोकेयर में एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बड़ी तेजी भी बन सकती है। कहीं ना कहीं बॉटम आउट फॉर्मेशन बन रहा है, तो 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया गया, 860 रुपए का टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरा रहेगा स्टेनले, ये थोड़ा नया लिस्टिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चार्ट में इसमें बड़ी अभी भी संभावना बनी हुई है तेजी की। तो 590 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 650 के टारगेट बन सकते हैं। और ये डिस्क्लोजर के दोनों हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखे। ठीक है, स्टैनली लाइफस्टाइल टारगेट 650 रुपए का, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 590 रुपए का। स्टैनली के शायद नंबर्स भी आए थे, नतीजे भी इसके आए थे, हम जरा चेक कर लेंगे। लेकिन 607 रुपए का इसका प्राइस है, कल अच्छी तेजी हमने देखी है। 650 के टारगेट, रत्नेश जी क्या ये आज ही अचीव हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये अचीव हो सकते हैं। बजाय थोड़ा सा जिस तरह से आपने नंबर बोला, ये मेरे से भी मिस हुआ कि अगर इसके नंबर आए तो वो देखना पड़ेंगे। पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिला है तो बिल्कुल ये आज ही अचीव हो सकता है ये। ठीक है, स्टैनली लाइफस्टाइल ये शेयर है रत्नेश जी की तरफ से। और अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो थायरोकेयर, कल हमने बड़ी तेजी देखी है थायरोकेयर में, तो दो बड़े रफ्तार से चलने वाले शेयर आज शामिल कर रहे हैं रत्नेश जी अपने स्टॉक फिक्स में। थायरोकेयर के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 860 रुपए का। चलिए अब ये तमाम जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और एक ब्रॉडर पिक्चर को समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपसे जी सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, यूएस फेड ने संकेत तो दे दिए हैं कि सितंबर की पॉलिसी में रेट कट आएगा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं, ज़्यादा उम्मीद करके ना चलिए, यानी कि आधे % की कटौती नहीं आएगी। क्या आपको लगता है सर कि ये 0.25% की 25 बेसिस पॉइंट की जो रेट कट होगी, बाजार इसको डिस्काउंट करके चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि तेजी अभी बाकी है इसके दम पर अभी? अभिषेक, मेरा कई समय से मानना है कि यूएस फेड का जो महत्व था, कि जो इम्पोर्टेंस थी, एक प्रकार का एक वो इंडिकेटर होता था फाइनेंशियल मार्केट किस दिशा में जाएंगे। यूएस फेड ने रेट काटा इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर, यूएस फेड ने रेट टाइटनिंग साइकिल करी इमर्जिंग मार्केट्स नीचे, यूएस फेड ने इन्फ्लेशन का आउटलुक दिया, नहीं दुनिया ख़त्म। उनका जो इम्पोर्टेंस है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर वो डाइल्यूट होने लगा है। अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर इतनी इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी 22-23 के अंदर, उसके बावजूद भी मार्केट टिका रहा, उसके बावजूद भी नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके बावजूद भी हमने देखा बिटकॉइन के अंदर रैली आई है। तो फेड की जो इम्पोर्टेंस थी ओवर द ईयर्स काफ़ी डाइल्यूट हो रही है। सेकंड, आप देखिए हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ने जो ट्रेजेक्ट्री रखी है वो फेड से कितनी अलग है। फेड ने पहली बार बोला है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, मगर गवर्नर साहब हमारे पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो फेड का जो रेलेवेंस रहता था मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर, फेड का जो दबदबा रहता था इक्विटी मार्केट में कम हो रहा है। तो कल रात को जो यूएस फेड ने बोला है हम उसको सेफली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज नया कुछ नहीं बोला है, कुछ स्कैरी नहीं बोला है। इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से मार्केट के लिए वो नो इवेंट है। ओके, तो ऑलमोस्ट एक नो इवेंट है फेड की पॉलिसी पर। जी हाँ, एक अच्छा मूव देखने को मिला है हमने ग्लोबल बाजारों में। पर निकुंज सर, बैक होम
एक ऐसा स्टॉक जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने शायद अपनी पूरी उम्मीदें खो दी थी वो था जी एंटरटेनमेंट, पर अब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो पॉजिटिव साइड है। पर बड़ा सवाल ये है कि कितना भरोसा करें मैनेजमेंट के आउटलुक पे जो वो शेयर कर रहे हैं, और स्टॉक के लिहाज से क्या यहाँ पे कोई मौका है? देखिए, एक डिस्क्लोजर, हम भी एक मीडिया कंपनी है, BCCL के पार्ट हैं, और हम एक दूसरी मीडिया कंपनी के नंबर्स का आकलन कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है, तो जी की वही कहानी है। और जी की वही कहानी है इसलिए क्योंकि जी को लेकर के पिछले कई सालों तक मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंटमेंट मिला है, मगर 2 क्वार्टर्स से जी के जो नतीजे हैं वो टर्न हो रहे हैं, मार्जिन्स ठीक हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने कमेंट्स दिए थे अच्छे हैं, मैं 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, उन्होंने पॉजिटिव कहा है मगर अर्निंग्स अपग्रेड नहीं करी हैं। तो मेरे हिसाब से जी अभी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे वर्स्ट इज़ डेफिनेटली बिहाइंड बिजनेस को देखते हुए, मगर द बेस्ट इज़ येट टू कम। तो यह वर्स्ट इज़ बिहाइंड एंड बेस्ट इज़ येट टू कम की जो जर्नी रहेगी, वह जर्नी में कितना समय लगेगा। जो बहुत आगे की सोचते हैं वह कह सकते हैं जी भी टर्न हो गया है, सेक्टर में भी टर्न हो गया है, FMCG सेल्स वापस आ रही हैं, मैनेजमेंट का फोकस रहेगा, सोनी का मर्जर नहीं हुआ है तो एकदम अटूट फोकस रहेगा, उस बात में दम है। मगर मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हम कहते हैं ना लोकप्रियता, दैट इंटायर पॉपुलैरिटी टू कम बैक, मार्केट्स विल वेट फॉर सम मोर क्वार्टर्स। मैं दोबारा वही मुहावरा बोलूँगा, दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जी के अंदर पहले नंबर आएंगे, फिर बाद में स्टॉक ऊपर जाएगा। मॉर्निंग, 2 क्वेश्चन सर मेरे भी हैं एक्चुअली। मैं वैसे तो एक पूछना चाहता था, लेकिन मेरे को दूसरा भी क्लब कर देता हूँ आपके साथ। एक तो टाटा स्टील के नंबर आए हैं, तो सर एक बार इस पे आपका टेक चाहिए, और दूसरा जोमेटो पे। तो टाटा स्टील और जोमेटो पे आपका टेक क्या है? टाटा स्टील के नंबर अच्छे हैं मगर अपग्रेड्स नहीं आने वाली हैं उसके अंदर। मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, बिकॉज नंबर्स की वजह से अब यह नहीं बोल सकते हैं कि क्या आप आगे देखिए, मेटल्स के अंदर अगर मैं कॉपर और क्रूड को इंडिकेटर पर समझूं तो मेटल्स के अंदर इस समय गिरावट आ रही है। ग्लोबली हमने देखा कॉपर बेयर मार्केट में आ चुका है, क्रूड जो $89-90 के आसपास था, $80 के नीचे 2 दिन पहले आ चुका था। ग्लोबल डेटा इतना अच्छा नहीं आ रहा है कि आप बोल सकते हैं कि कमोडिटी के अंदर डिमांड ज़्यादा आएगी, बिकॉज चाइना के अंदर डेटा मिक्स है। तो टाटा स्टील के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफ़ी आ रही हैं, मगर अगर स्टील के अंदर डिमांड नहीं अच्छी रही तो आने वाले क्वार्टर्स मजबूत नहीं रहेंगे। मैं कल ऑटो कंपनियों के नंबर्स देख रहा था, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों ने कहा रॉ मटेरियल के अंदर काफ़ी सेविंग हुई है, और रॉ मटेरियल में अगर सेविंग आई तो इसका मतलब है कि स्टील, प्लास्टिक्स और द रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रही हैं। तो वो अगर माहौल रहेगा तो टाटा स्टील या किसी भी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा तेजी लॉन्ग टर्म तक देखने को नहीं मिलेगी। जोमेटो के नंबर, जोमेटो में दीपेंद्र साहब का मैं सुबह देख रहा था, उन्होंने ट्वीट मारा, एक ट्वीट भी आप दिखा सकते हैं, तो कि एक नया वही समझ में आ रहा है कुछ नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो मार्केट का अटेंशन आज उसी में रहेगा। एक परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है डिम्पी, इस कंपनी ने हर बार सरप्राइज ही करा है। यह क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इस क्वार्टर के अंदर जो ब्लिंकिट की प्लेटफॉर्म और डिलीवरी फी थी वो किक इन कर जाएगी, तो ये जो क्वार्टर आएगा मजबूत आएगा। मगर मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि स्टॉक जो रहा है बहुत ही मजबूत रहा है। मैं सुबह ग्राफ देख रहा था जब मैं 89 पे था, एक साल के अंदर 165% का उछाल, तो एक साल के अंदर 165% का उछाल है, तो स्टॉक के अंदर अब हम कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट को पता है बिजनेस टर्न हो गया, मार्केट को पता है कि ब्लिंकिट बढ़ा है, मार्केट को पता है कि ये जो गाड़ी खड्डे में थी वो निकल कर ये फुल रफ्तार में चल रही है। तो कोई बड़ा सरप्राइज अगर नहीं आया तो जोमेटो के अंदर बड़ी तेजी करना शायद मुश्किल रहेगा। ठीक है निकुंज सर, शुक्रिया आपका ये तमाम स्टॉक्स पर और बाजार को लेकर भी अपना एक मैक्रो व्यू पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, फिर से मुलाकात होगी आपसे कल के सत्र में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी। मयूरेश जी बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए, स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। मयूरेश जी आपसे ना जरा ऑटो को लेकर एक व्यू जरा चाहेंगे। कल हमने देखा कि नंबर आए मारुति के, और नंबर आने के साथ ही वो शेयर आखिरी अच्छा बिल्कुल बाजार की क्लोजिंग के आसपास मारुति के वो नतीजे आए और अच्छी तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है जाके। टाटा मोटर के नतीजे आ जाएंगे, ऑटो बिक्री भी आ जाने वाले हैं। आपको ऑटो पैक में कौन सा शेयर इस वक्त बेहतर लग रहा है? किसी को अगर मान लीजिए निवेश करना हो, कहां पैसे लगाए? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, 2 चीजें आई थिंक, अगर आप नंबर्स को देखें तो एमएनएम के भी कल नंबर्स आए थे, मारुति के कल नंबर्स आए थे, और मार्जिन परफॉर्मेंस दोनों का बेहतर रहा है, जो स्ट्रीट के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही आया है।
दूसरी चीज हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो FY24 में नंबर्स आए थे उनका बेस हाई है, इसलिए FY25 में ये बेस को सिग्निफिकेंटली आउटबीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये स्ट्रीट मान के चल रहा है। तीसरी चीज जो नंबर्स ओवरऑल आए हैं और जो हम एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं स्पेसिफिकली कंपटीशन को लेके वेरियस सेगमेंट्स में, ये इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहाँ पे नए नए मॉडल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक। जो सप्लाई चेन बढ़ा रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर डे देखें M&M का, जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे आई थिंक वो बढ़ा रहे हैं टू प्रोबेबली इंश्योर कि जो ऑर्डर बैकलॉग है ये सफिशिएंटली सर्विस कर पाते हैं। तो डिसेंट ग्रोथ होनी चाहिए एज फार एज द हायर बेस इज कंसर्न्ड, रीजनेबल होनी चाहिए, बट FY26 should start normalizing for a lot of these auto companies. जहां तक एक्सपेक्टेशन रही है वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन का, वैल्यूएशंस डेफिनेटली रिच है, इट्स नो लॉन्गर चीप फॉर एनी ऑफ दिस फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज, बट अर्निंग्स मेरे हिसाब से आती रहेंगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, नेक्स्ट 3 years विद न्यू लॉन्चेस इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक बेस केस सिनेरियो मार्केट बना के चल रहा है इन टर्म्स ऑफ 10 to 12% अर्निंग्स ग्रोथ कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, ये बेस केस सिनेरियो शायद एग्जिस्ट करे। तो फ्रंटलाइन काउंटर्स जिनके पास हैं बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज अ क्लियर डिस्क्लेमर वी कंटिन्यू होल्डिंग M&M मारुति हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। ऑटो एंसिलरीज अभिषेक इज वेयर आई फील देयर इज स्टिल सम जूस सिलेक्टिवली, क्योंकि जहां पे एक केटरिंग हो रही है ये सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो है डेवलप कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट मार्केट को जो है सर्विस कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट में स्टेबिलिटी देखी जा रही है और काफी बैलेंस शीट्स strong है in spite of the capital expenditure that they are doing in new facilities and new technologies as far as EV is concerned. तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रंटलाइन ऑफ कंपनीज को होल्ड किया जा सकता है। ऑटो एक्सेलरीज एक ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस है दिस पॉइंट। तो मयूरेश ने आपको इस सारे के सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बता दिए। अब हम थोड़े इस सेगमेंट की तरफ एक आगे बढ़ रहे हैं और एक्चुअली हम आपके सामने ब्रेकआउट शेयर्स लेके आते हैं और आज भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। हमने काम किया है कि पहले आपको ना 5-6 तक ले जाते रहे ब्रेकआउट शेयर, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक ट्रेडर और एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती होगी, तो हमने इसको थोड़ा और छोटा कर दिया। फिलहाल अभी हम सिर्फ 3 ही ब्रेकआउट शेयर आपके सामने रखे होंगे और इसको हम दिन भर में ट्रैक भी करते रहेंगे कि एक्चुअली इसकी पोजीशनिंग क्या हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर इस समय अच्छे शेयर पकड़ो, अच्छे शेयर पकड़ के सिर्फ बैठे रहो तो पैसा बन जाएगा। फालतू के एक्सपेरिमेंट करने का इस समय नहीं है, क्योंकि बाजार इस समय ऐसी जगह पर है जहाँ पर अगर छोटा भी स्विंग आ गया डाउन साइड का तो फिर मुश्किल आ सकती है। खैर, ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर जो हमारा पहला काउंटर है जिसको हमने चुना है वो है IEX का। चार्ट पे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको देख भी सकते हैं और नोटिस भी कीजिएगा। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद उस शेयर के अंदर हमने मूवमेंट अच्छी बनते हुए देखी है। आई होप कि वो अच्छा चलेगा भी। ये IEX का चार्ट है, देख पा रहे हैं फॉल उस समय का फॉल है जिस समय पहले शेयर के साथ कुछ ना कुछ सुगबुगाहट चल रही थी। फिर जब ये फॉल्स आए, बड़े बड़े वाले फॉल्स जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उस समय के फॉल्स हैं जब इनकी पॉलिसी को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए थे। बट लंबा कंसोलिडेशन इस दोनों एवरेजेस के आसपास रहा और इसने अपनी कभी भी 200 दिनों के एवरेज को नहीं तोड़ा। आप ये देख पा रहे हैं ना, 200 दिनों के एवरेज को कभी नहीं तोड़ा। ये एक इन्वेस्टर एवरेज होती है। इन्वेस्टर एवरेज मतलब कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि भाई ये एवरेज तो टूट नहीं रही, सभी लोग खड़े हैं तो मैं क्यों जाऊँ बाहर। तो ये कुछ वैसा इसने किया है और वीकली बेसिस पर अब ये टिपिकली ब्रेकआउट कर रहा है। देख रहे हैं चैनल बनता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर ये भाई ब्रेकआउट होता है। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया था जिसको एक बार और भाई दूसरी बार का ब्रेकआउट है। एक काम हम करते हैं, जरा आयुष भाई हमारे साथ हैं। आयुष जी, एक बार जरा IEX चेक करोगे आप? IEX ठीक लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, यहाँ से मूवमेंट अच्छा आ सकता है। मैं थोड़ा डिलीवरी रखूंगा और 200 प्लस तक के मेरे टारगेट हैं। जी, IEX की यहाँ पे बात करें तो IEX का चार्ट काफी पॉजिटिव है, जैसा कि आपने भी समझाया। वीकली और मंथली चार्ट में इसमें बॉटम फॉर्मेशन बना है और वीकली चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आ चुका है। प्लस डेली चार्ट पे भी एक काफी टाइम से 190 का ये इंट्राडे क्लस्टर रेजिस्टेंस वगैरह लेता था, तो उसका भी ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली IEX को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट में एक्सपेक्ट करो जो मिनिमम होगा वो 205 रुपए का रहेगा, और जैसे 205 अगर ये लेवल क्रॉस करता है, अगर इसका पोजीशन होल्ड करे तो 216 से 220 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करके बैठे इसके अंदर 220 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं IEX के अंदर। ये एक शेयर होगा जो नोटिसेबल शेयर है, आप इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा शेयर मैंने एक्चुअली में आज थोड़ी किरण सर की हेल्प से लिया है, वो शेयर है टाटा केमिकल्स। अमूमन हम भी उस शेयर को देखते ही रहते हैं, आपको मालूम ही है, बट किरण जी ने आज टाटा केमिकल्स को चुना और वो दिया। तो टाटा केमिकल्स के चार्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप देखेंगे ये वीकली बेसिस पर क्या
बढ़िया से इसने 50 दिन के एवरेज का एक सुपर बेस बना रखा है। 200 दिन तो टेस्ट करने ही नहीं गया। ये टिपिकली मैं इन्वेस्टर्स के लिए ढूंढ के बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर्स को भी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। बट आप ये कितना ब्यूटीफुली मार्क्ड है। एक अच्छी चीज़ अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इस लाइन के आसपास है, तो एक बुरी चीज़ भी बताता हूँ कि इस लाइन के ऊपर कभी भी इसने ब्रेकआउट के अटेम्प्ट नहीं किया। और ये पता है कब से मैं बता रहा हूँ, ये 2022 से बता रहा हूँ। 2 साल हो गए इस रेंज के अंदर ये टिका हुआ है। एक बार एक सडन मूव आया, लेकिन उसके बाद ये वॉल्यूम के साथ था, लेकिन उसका वॉल्यूम भी श्रिंक हुआ, प्राइस भी श्रिंक हो गए। फिर से एक अच्छा कंसोलिडेशन है। और जो 2 कैंडल्स लास्ट की बन रही हैं, ये मैं आपको थोड़ा मार्क भी करा देता हूँ। ये देखेंगे आप, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक अटेम्प्ट आपको वापस से लेता हुआ दिखे। तो एक काम एक करते हैं, हम जरा समझ लेते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए टाटा केमिकल्स में। अवनी भट्ट, एक बार आपकी रिकमेंडेशन। ऑलरेडी सर ने तो दी हुई कॉल है, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं उन पे, किरण सर पे। आप एक बार जरा देख के बताइए आपका टेक क्या है। हिसाब से जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव, इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है, और मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए भी ये 1180 तक का लेवल तो हमें नजर आ ही सकता है। लेकिन अगर पोजिशनली होल्ड करे तो थोड़ा अगर वॉल्यूम पिकअप हो जाता है तो मेरे हिसाब से फिर ये इसका जो ऑल टाइम हाई अभी तक लगा हुआ है, जो कि है 1350 का, उसके ऊपर निकल पाएगा। बट एक वॉल्यूम पिकअप होना बहुत जरूरी है। इस करंट लेवल से आई थिंक मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए भी काफी अच्छा है, 1180 के टारगेट के लिए, एंड पोजिशनली होल्ड करने जैसा स्टॉक है। ठीक है, डन। एक और शेयर ले लेते हैं। एक्चुअली मैं आप किरण सर के पास जाऊंगा। इन सभी शेयर्स पे हम जो रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं, वो सब के सब आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट के तौर पर आती रहेगी। खैर, एक शेयर मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, एक बार जरा स्क्रीन से दिखाइएगा पहले। वो है CCL प्रोडक्ट। कल का मूव भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था CCL का, तो इसलिए CCL प्रोडक्ट पर एक बार ध्यान रखिएगा। और एक बार मैं रिकमेंडेशन भी ले लेता हूँ सर से। किरण सर, एक बार जरा CCL प्रोडक्ट देख के बताइए तो यहाँ पे कितना ठीक लग रहा है शेयर आपको। ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 2 दिन के पहले ही स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और कल एक शानदार मूव हमने देखा 610 615 से स्टॉक 675 के आसपास। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम 2023 सितंबर के आसपास 3 बार स्टॉक ने 670 680 के आसपास क्लस्टर रेजिस्टेंस फेस किया था। फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो 6 महीने के बाद स्टॉक वापस ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, सितंबर 2023 से अब तक की बात करें तो हम तो वापस 670 के ऊपर क्लोज दिया है विद वॉल्यूम, इसने क्लोजिंग दिया है। तो डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप्स है, तो करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। एक जो पोजिशनल या तो स्विंग स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, वो 650 का मेंटेन करना है। अगर 650 का लेवल ब्रेक नहीं होगा इस बार, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 750 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो CCL प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप नज़र रखिए। पर महेश, एक और स्टॉक जो कि आज फोकस में रहेगा वो है इन्फोसिस। देखिए यहाँ पे इनको नोटिस जो आया है वो 32,000 करोड़ का है। कल हमने देखा था कि इनके जो ADR था उस पर भी एक इम्पैक्ट था। पर महेश, जो कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है उस पर तो नज़र है ही कि उनका कहना है कि जो भी ये नोटिस है वो जितनी भी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर वो पूरे कंप्लायंट हैं। ऐसे नोटिस पे अभी उनका ये रिप्लाई आया है। पर महेश, 32,000 एक बड़ा अमाउंट है। अभी ये पूरी प्रक्रिया पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर FY24 के ही इनके प्रॉफिट्स ही देखें तो ये करीब 24,000 करोड़ के हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इसका स्टॉक में नियर टर्म इम्पैक्ट, और अगर ये होता है तो कितना बड़ा हिट होगा इन्फोसिस के लिए? क्या कंपनी ने कुछ प्रोविजन बना के रखा है, इसके बारे में बताइए। मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, दिस हैज कम आउट ऑफ द ब्लू। सो जहां तक सवाल रहा है कि कंपनी की रिएक्शन क्या होगी, दे विल ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड टू दिस एंड दे विल कॉन्टेस्ट दिस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक कंटेस्ट जरूर होगा इन टर्म्स ऑफ द नोटिस दैट हैज गॉट कम थ्रू। Frankly, I think जो IT companies के compliances होते हैं, because they run a lot of international operations as well, उनके employees भी काफी जगह पे spread out होते हैं. Domestically also they've got a huge spread as far as listing requirements are concerned, audit requirements are concerned, statutory requirements are concerned. तो मुझे लगता है ये contest जरूर होगा. हालांकि एक knee-jerk reaction जो आपको ADR में कल दिखा था, शायद स्टॉक प्राइस में दिखेगा, ये आ सकता है, बट मुझे लगता है आई थिंक दैट नी-जर्क रिएक्शन जो डाउनसाइड पे होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा। हालांकि नोटिस की वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन देखा जा सकता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कुछ रेजोल्यूशन मिलता है इसमें, एज द कंपनी विल कॉन्टेस्ट दैट, वापस एक बार स्टॉक विल रिवर्ट बैक टू मीन अर्निंग्स। तो एक नी-जर्क रिएक्शन आएगा, बट नथिंग मोर देन दैट। आई थिंक द स्टॉक शुड रिकवर इट्स प्राइस ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो कुछ हफ्तों में फिर से एक रिकवरी की उम्मीद है। पर जी हाँ, आज कमज़ोरी दिखा सकता है और एक नी जर्क रिएक्शन यानी कि खुलते ही गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं इन्फोसिस में।
देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। पर इसके अलावा आज जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पे भी फोकस रहेगा। अवनी, बर्नस्टन की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहाँ पे एएमसीज और इंश्योरेंस स्पेस में कई सारी कंपनीज पे उन्होंने अपना कवरेज शुरू किया है और हम देख भी रहे हैं कि कई समय से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सभी काउंटर्स आप सभी एक्सपर्ट्स के भी रेडार पे हैं, खबरें भी पॉजिटिव साइड आ रही हैं। पर अपनी इंश्योरेंस स्पेस पे सबसे स्ट्रॉन्ग बेट आपको कौन सा लग रहा है फिलहाल? क्या कोई स्टॉक है जो कि आपके लिस्ट में शामिल है? जी बिल्कुल, जो मेरा स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ है, हमने पहले भी रेकमेंड किया है, वो टारगेट्स तो आ चुके हैं और अभी भी व्यू पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट टर्म के लिए 1850 तक भी जा सकता है एंड पोजिशनली ये एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे आप निवेश इस लेवल पे भी कर सकते हैं और अगर पोजिशनली देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस प्रोजेक्शन के हिसाब से ये 2020 तक जा सकता है स्टॉक। बट इवन शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हैं। 1850 का इसका टारगेट एक बहुत ही छोटे समय के अंदर आ सकता है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी पता कर लेते हैं जहां पर कल भी मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट था कि आज भी वो शेयर चल सकते हैं। ऐसे कुछ शेयर मैं पता करता हूं और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आज मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा है। एक बार ज़रा जनता फार्मा और ग्रैन्युलस इंडिया दिखाइए। तो रत्नेश भाई ज़रा दोनों शेयर्स को आप चेक कीजिए। तो ग्रैन्युलस आज F&O बैन में है, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शंस के साथ उतरा हूँ अजंता फार्मा के। अजंता फार्मा की अभी आज की जो ओपनिंग है वो उतनी ठीक तो नहीं लग रही है। ज़रा देख के बताना क्या करना है। या तो बैन वाला ले लेते हैं, फिर कैश में लेंगे, फ्यूचर में तो ले नहीं पाएंगे वो। अजंता फार्मा ने काफी अच्छे राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है डिम्पी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे मिल जाए तो बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई घबराहट की बात नहीं है। एक बहुत अच्छा मतलब इसको एक्यूमुलेट भी करा सकता है नीचे तक। कहीं पे भी नीचे मिले तो 25-60 रुपए तक के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसको खरीदारी करें। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई थोड़ा सा नियर टर्म या मिड टर्म में रखेगा तो इसके टारगेट थोड़े बड़े बन सकते हैं। जो बड़े टारगेट बनेंगे 2850 से 3000 तक के बन सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करना चाहिए। संसेरा को एक ऑर्डर की खबर आई है। महेश भाई, आप इस कंपनी को कवर करते हैं? संसेरा इंजीनियरिंग करते हैं? करता था डिम्पी जी, बट लास्ट 2-3 क्वार्टर से कर नहीं पाया। सर छोड़ क्यों दिया? सर बहुत कुछ नई कंपनीज कवरेज में ही है तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है कवर करना। अच्छा, मेरे को लगा कि शायद कुछ कंपनी में गड़बड़ देख गया, आपने सोचा कि छोड़ ही दो, क्या पढ़ना, क्या दिमाग लगाना है इसके अंदर। ऐसा नहीं, ठीक है, आपके अपनी व्यस्तता के कारण आपने छोड़ा है। कंपनी वैसे बढ़िया है, सुपर है, मैनेजमेंट इश्यूज नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं है। हालांकि आई थिंक नंबर्स थोड़ा एनालाइज कर नहीं पाए। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ ये बताइए सर, ये 6 महीने के अंदर करीब 40% चला हुआ है। आज इसमें खबर थी ऑर्डर की, ये गैप भी के साथ भी खुल रहा है और ये 3%, 3.5% टिपिकली बड़ा गैप दे रहा है। इतना चलने के बाद फिर गैप दे रहा है। आपकी इस पे रिकमेंडेशन क्या? आपकी तो स्टडी होगी ना पुरानी। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक काफी स्टेबल कंपनी है और एक्सपेक्टेशन हम यही बांध के चल सकते हैं। जैसे ऑटो एक्सेसरीज के मैं बात कर रहा था कि जो ईवी मोबिलिटी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट पाइपलाइन में इनकी एक जो फोरे हो चुकी है, कहीं ना कहीं आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो लेट्स सी, बट लेट मी हैव अ लुक एट नंबर्स डिम्पी जी, सो फ्रैंकली आई एम नॉट लुक्ड एट देम। ठीक है, तो ये कुछ और स्टेट में आपसे पता कर लेता हूँ। ऑलरेडी संसेरा के बारे में हमने जानकारी ले ली। एक काम और करते हैं, कुछ टी और कॉफ़ी वाले शेयर्स भी पता कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने CCL प्रोडक्ट के बारे में बातचीत की है। एक बार हैरिसन मलयालम दिखाएंगे आप? हैरिसन मलयालम साउथ की कंपनी है, ठीक है, तमिलनाडु और केरला के आसपास इनका काफ़ी काम भी है। केरल में तो खैर इस समय थोड़ी बुरी स्थिति है, आपको पता ही है कि वहाँ पे थोड़ा बाढ़ वगैरह चल रही है। हैरिसन मलयालम पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन, अवनी एक बार आप चेक करोगे? जी बिल्कुल, तो हैरिसन मलयालम में जो हमें मूव दिखाई दिया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में पिछले 3-4 हफ्ते से ऊपर चल रहा है स्टॉक। और ये मूव जो है मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा ऊपर के तरफ। ये 280 शॉर्ट टर्म के अंदर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक आध हफ्ते के अंदर ये ऊपर 280 तक के स्तर नजर आ सकते हैं, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा इस पे। ठीक है, व्यू पॉजिटिव है तो शेयर के पास जिनके पास ये पोजीशन है अपने हिसाब से उसको प्लस भी करके रखें। खैर आगे बढ़ते हैं। बढ़ जरा 9 बजे के नवरत्न शेयर
चेक करवा लेते हैं, फिर हम और शेयर भी आपके सामने रखेंगे। रजत, माफ़ कीजिए, शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले इन्फोसिस फोकस में रहेगा। यहाँ पे कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं, इनको जो है लगभग एक शो कॉज नोटिस दिया है पेमेंट के लिए, लगभग 32,000 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब ये जो है ओवरसीज़ ब्रांच के लेके जो है एक्सपेंसेस के लेके जो है ये टोटल न्यूज़ फ्लो आया है। लेकिन याद रखिए कंपनी ने भी अपनी जवाब में दिया है कि ये जो रेगुलेशंस के हिसाब से जीएसटी इन एक्सपेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और कंपनी कह रहे हैं कि जो भी ड्यूज़ थे कंपनी ने सब पे कर दिए हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, और कंप्लायंस पे हैं। जी का कॉन कॉल हुआ, वहाँ पे 2-3 अहम बात सामने आई। FY25 की मार्जिन्स बड़ी रहेगी FY24 के कंपेयर के हिसाब से। हाल ही में जो फंड रेज हुआ था उसकी डिप्लॉयमेंट की प्लान जो है कंपनी जल्द ही अनाउंस करने वाली है। और जो एड रेवेन्यू सेगमेंट है H2 FY25 में एक अच्छी पिकअप देखने मिल सकती है फेस्टिव सीजन और रूरल रिकवरी मार्केट्स के कारण। टाटा स्टील के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और हमने देखा GDR में भी 5.5% का जो ओवरनाइट अच्छी मूवमेंट देखने मिली। एबिडा मार्जिन अबव एस्टिमेट्स है, और मार्जिन्स में भी जो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो एक अच्छी उछाल देखने मिली है। हालांकि कंपनी ने कहा कि उनको 17,000 करोड़ रुपए का मिनरल टैक्स ड्यूज़ उड़ीसा को देना पड़ सकता है, क्योंकि नए रूल्स जो चेंज हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। लेकिन याद रखिए कंपनी ने ऑलरेडी इसको कंटेंजेंट लायबिलिटी में अपने एनुअल रिपोर्ट में रिकॉग्नाइज कर चुका है। IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें तो Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और नेट प्रॉफिट में भी 40% का उछाल आया। एस्टर DM हेल्थकेयर की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स और पैट दोनों में ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देखने मिली है। लेकिन याद रखिए जो सेल प्रोसीड्स थी उनकी गुल्फ के बिजनेस की, वहाँ पे भी जो है थोड़ी सी बॉटम लाइन नंबर्स को हेल्प किया है। सनसेरा इंजीनियरिंग हमारा 6वां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, जहाँ पे वो 55 एकड़ लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड बैंगलोर में खरीदेंगे, जहाँ पे 2100 करोड़ निवेश करेंगे अगले 3 से लेके 5 साल में। गोदरेज इंडस्ट्रीज में 7 अगस्त में इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेस को लेके। और हमारा जो 8वां स्टॉक है वो हमारा जो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, वो फोकस में रहेगा, वो है SBI लाइफ। यहाँ पे बर्नस्टाइन इनिशिएट किए आउट परफॉर्म के साथ, टारगेट प्राइस है 2270 रुपीज़ का। लाइफ वो प्रेफर कर रहेगी लाइफ इंश्योरेंस ओवर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। और जो भारत के इंश्योरेंस की जो प्ले देखने मिली है वो लगभग 15% का ग्रोथ ओवरऑल इंडस्ट्री देखने मिल सकता है, और वैल्यूएशन रिस्क भी कम है। बट एक चीज़ बता दूं, मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स जो है एक अच्छी तेज़ी पिछले 1 महीने में देख चुके हैं। लगभग आप कह सकते हैं 15 से लेकर 25% तक भागे हैं, और उनके बहुत सारे मैक्रो रीजंस है। और अब जो है गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट और पुश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा आखिरी स्टॉक खबर का सेगमेंट रहेगा, और यहाँ पे हम जो है पेपर स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर। अब इन स्टॉक्स को मैं इसलिए फोकस में लाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो चैनल चेक्स हुए वहाँ से पता चला है कि प्राइस हाइक्स अगस्त के लिए नहीं लिया गया है। एक टाइप से सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर होगा पेपर कंपनीज़ के लिए। और ये प्राइस हाइक्स जो है ना लगातार 3 से लेकर 4 महीने तक जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही थी, डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण भी। और इम्पॉर्टेंटली जो है जो प्राइसेस थे वो आपके वुड और पल्प की, उसको भी बढ़ोतरी थी। लेकिन अब प्राइसेस स्टेबल हो गई हैं। अब पेपर मिल्स जो हैं नहीं ले रही हैं प्राइस हाइक्स अगस्त के महीने में। हालांकि जो स्टॉकिस्ट हैं उनके नीचे लेवल के वो थोड़े से हाई रेट्स जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। बट लार्जली सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है पेपर स्टॉक्स के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे नजर रहेगी। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में SBI लाइफ है जो कि अवनी की भी पिक थी, पर इस बीच आज दिन भर ऑटो कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जुलाई महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। आज 1 तारीख है और हम देखें तो 2 कंपनीज के ऑलरेडी नंबर्स आ चुके हैं, एस्कॉट्स कुबोटा और साथ ही बजाज ऑटो। दोनों ही कंपनीज ने अपने नंबर जो है जारी कर दिए हैं। अगर हम बात करें एस्कॉट्स की, जिसके नंबर्स आए हैं, एस्कॉट्स अगर हम देखें तो लगभग सपाट शुरुआत की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो 5769 यूनिट्स रही हैं जुलाई महीने की सेल्स, और उम्मीद से थोड़ी बेहतर ज़रूर है। तो एस्कॉट्स पे नज़र रखिए। साथ ही मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पढ़ रही थी तो वो भी पॉजिटिव साइड ही आते हुए दिखी है। आने वाले समय में वो उम्मीद कर रहे हैं कि और भी जो है वो डिमांड बढ़ेगी। कल M&M का भी यही मानना था कि अब ग्रीन शूट्स आ रहे हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। तो एस्कॉट्स एक काउंटर है जिस पे नज़र रखनी है। साथ ही बजाज ऑटो, यहाँ पर भी जो है नंबर्स आ चुके हैं। 3 लाख यूनिट्स कंपनी ने जुलाई महीने में बेची हैं। ये जो है उम्मीद के मुताबिक ही है, और हमने आपको बताया भी था कि जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें से खास तौर से 2 व्हीलर पे ध्यान रखिए, क्योंकि यही सेगमेंट है जो साल दर साल एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है। बाकी सेगमेंट से भी पॉजिटिव ही उम्मीद है, पर 2 व्हीलर
कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म ज़रूर करता हुआ दिख सकता है। तो दोनों ही काउंटर्स पे क्विकली एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे। एस्कॉट्स देखिए 3000 के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें? और इवन बजाज ऑटो एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की तैयारी कर रहा है, 10,000 के बेहद करीब है, यहाँ कौन से लेवल्स वॉच आउट करने हैं? तो एस्कॉर्ट कुबोटा की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के बाद का रिएक्शन हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक ने 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर आया है। सो काफी अच्छे पैटर्न्स यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो 4100 के आसपास 4200 के बीच में क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए करंट प्राइस पे। और जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 4100 के नीचे का है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 4500 तक ये प्राइस आ सकता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, 4100 के साथ बाय करना चाहिए। बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो बजाज ऑटो भी करंट मार्केट प्राइस से कोई भी डिप में मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिप में आपको अच्छा मिल रहा है। क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 9600 का बन रहा है, तो 9600 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो। ऊपर में 10,000 प्लस के टारगेट देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, 10,000 प्लस के टारगेट बजाज ऑटो के लिए। नंबर्स भी अच्छे आए हैं, एक्सपोर्ट भी 2% बढ़ा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अफ्रीका में, नाइजीरिया समेत कई देशों में बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट है बजाज ऑटो का। लेकिन एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत सावंत। प्रशांत जी, अगर हम प्री ओपन की बात करें, निफ्टी आज पूरी संकेत दे रहा है कि 25,000 के ऊपर ही खुलेगा। आप ये बताइए कि आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या ट्रेड करना है आज? तो अभिषेक जी, फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लग रहा है ऑटो में एक अच्छी मूव आ सकती है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पिक होगा आइशर मोटर्स। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा स्पॉट क्लोजिंग 4,900। मेरा टारगेट होगा 5,100, 5,100 से लेके 5,150, 5,150। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया जो सस्टेन कर रहा है। तो 2,000 के नीचे 1,990 स्टॉप लॉस रख के मैं 2,085 से लेके 2,100, 2,085, 2,100 ये मेरे टारगेट्स होंगे। ठीक है सर, डन। तो आपके कुछ एक स्टॉक्स हो गए, तो आपने भी नोटिस करवा दिए। फिर से बोलेंगे कि मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम रखेगा। आज फिर से गैप के साथ खुल रहा है। मैं लेवल्स जो फ्रीज हो गए हैं एक बार वो भी आपको नोटिस करा देता हूँ। उसके बाद फिर बढ़ने गिरने वाले शेयर्स देख लेंगे, और फिर आज क्या करना है, कैसे समझें इसको। एक बार 25,030 के ऊपर आए, जस्ट हम 30 पॉइंट से ऊपर आए हैं 25,000 के ऊपर। कल जस्ट 30 पॉइंट नीचे थे एक्चुअली में, अगर आप देखें तो हमारी कल की क्लोजिंग 30 पॉइंट नीचे, आज की 25,000 से 30 पॉइंट ऊपर की दिख रही है हमको। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी बैंक दिखाएं तो 120 पॉइंट के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखेगा, और वो 51,600 पे है। इसके अलावा HDFC रिलायंस के अंदर भी आज हल्की हल्की शुरुआत में ही बढ़त है, तो ध्यान रखिएगा। HDFC और रिलायंस थोड़े दबे हुए शेयर्स थे। HDFC 1600 के नीचे नहीं जा रहा है, तो रिलायंस 3,000 के नीचे नहीं जा रहा है। इन दोनों के अंदर आज शुरुआती बढ़त है। लेकिन मेरी नज़र ना आज इन्फोसिस पे है, इन्फोसिस की और इसके दूसरे पीएस पे टिपिकली थोड़ी क्लैरिफिकेशन आई है। लेकिन इस तरह की न्यूज़ इस तरह से सिस्टम में आ जाना ये अच्छी बात नहीं है। देश की टॉप नॉच कंपनी है, उसके बावजूद अगर ऐसी खबरें आ जाती हैं मार्केट के अंदर, ठीक क्लैरिफिकेशन आए नहीं आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसी खबरें सिस्टम में आ कैसे रही हैं। 32,000 करोड़ रुपए की जीएसटी इन्वेजन वाला मामला, देश की टॉप नॉच कंपनीज की हालत ये है, तो आप सोच के देखो छोटे में क्या हो सकता था। तो इसलिए ये, और एक और पॉइंट, ठीक है चलिए मान लीजिए क्लैरिफिकेशन है, आपने जस्टिफाई भी कर दिया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या ये बात नहीं पता, जीएसटी अथॉरिटीज़ को क्या नहीं बात पता कि कैसे हो रहा है काम। तो इसलिए आज ये इन्फोसिस की जो गिरावट है, मेरे लिए गिरावट और बढ़त का कोई मीनिंग नहीं था, बट सिंबॉलिकली जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बड़ी कंपनी के साथ, तो कम से कम जो नीट एंड क्लीन मैनेजमेंट के तौर पर जानी जाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर जानी जाती है, उनमें ऐसा हो तो फिर चिंता की बात हो जाती है। एक बार आईटी का इंडेक्स दिखाना शुरुआत में, अच्छा ठीक है वो तो हम बाद में चेक कर लेंगे, एक बार उसमें टिक आ जाए, नहीं तो भी टिक नहीं आए होंगे। ठीक, आपको एक और चीज़, मैं जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं एक बार जरा वो नोटिस करा देता हूँ। बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर आज कोल इंडिया आपको फिर से गैप कर रहा है। कल भी इसने गैप किया था, 2-2.5% ऊपर है। SBI लाइफ, मारुति नंबर्स के बेसिस पर, अब फिर सेल्स के नंबर भी सामने होंगे। बजाज ऑटो 1.5% ऊपर, टाटा स्टील करीब 1.5% ऊपर है। तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जो अपने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबके सब बढ़ के साथ खुल रहे हैं। जो गिरने वाले शेयर हैं उसमें से इन्फोसिस सबसे ज़्यादा टूटने वाले काउंटर्स में से एक है, SCL टेक है, L&T है, लेकिन सबकी गिरावट जो है वो 1% से कम है। तो कुछ ज़्यादा मेरे को इसमें अभी देखना नहीं है। मार्केट के अंदर जो गैप हो रहा है उस गैप को
सस्टेनेबिलिटी चेक करनी है कि आप 25,000 के कितने देर तक ऊपर रहते हो। जैसे हम 25,000 के ऊपर रहते हैं तो कवरिंग का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो 11-12 बजे तक नहीं बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है देख के। देखते हैं फिर आगे और क्या होता है। 11-12 बजे तक अगर मार्केट 25,000 के ऊपर रहता है फिर शायद हो सकता है कवरिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर आए, इसलिए खुलते ही कोई सौदा प्लस करना है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर आपके पास है तो आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को पुख्ता तौर पर लगाएं, 30-40% बुक करना है वो भी बुक कर सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन के साथ आज मार्केट खुलेगी, वो भी एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। जिनके नंबर्स ख़राब आए उनको पनिशमेंट मार्केट देगा, उसमें से KRBL के नंबर्स बेहद ही ख़राब थे उसके, और हम कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट को भी जोड़ लें आपके साथ। खैर मार्केट इस बीच खुला है, 1450 शेयर एडवांसेस के साथ खुले, 25,000 के ऊपर तो खुले हैं, लेकिन 25,000 के ऊपर कितना टिकेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय करीब 70 रुपये तक की गिरावट आपको इस समय दिख रही है। तो 25,000 पहली बार स्पॉट निफ्टी ऑल टाइम हाई फिर से बन गया, क्योंकि पिछली बार 24,999.75 लगा था। इस 25,000 के ऊपर आप बनते हुए देख रहे हैं। ना केवल 25,000 के ऊपर स्पॉट है बल्कि 25,000 के ऊपर फ्यूचर्स भी है, तो दोनों ने ही 25,000 लगा दिया। अगस्त का पहला दिन है जब हम 25,000 देख पा रहे हैं। ये हुआ था शुरुआत जून से, 4 जून के बाद से आपने कुछ गिरते हुए नहीं देखा, एक तरफा मार्केट चलते हुए देखा। भले सरकार का नोट चेंज हो गया हो, भले बजट कैसा भी आया हो, लेकिन मार्केट ने एक तस्वीर अपनी नहीं बदली, वो थी तेज़ी तेज़ी और सिर्फ तेज़ी, वो आपने यहाँ पे बनती हुई देखी है। खैर एनी हाउ, अभी जरा फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट के अंदर आज शुरुआती बढ़त आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम कैटेगरी वाइज हम शेयर चेक करना शुरू कर देंगे। तो आज शुरुआत में कोल इंडिया एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए, तो 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ खुला, और बढ़त कितनी बड़ी है इसके अंदर। SBI लाइफ, BSE और मारुति, इन सब के साथ अच्छी बढ़त है, और बजाज ऑटो भी ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऑटो काउंटर्स पे आज वापस से नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर एक बार वापस देखें कि सेकेंड डे है जब तेज़ मोमेंटम आ रहा है इसके अंदर, और वजह आपको पता है, क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने कि भाई अगर एक्सचेंजेस कुछ करती है F&O कंसोलिडेशन पेपर को लेकर, वी आर द बेनिफिशियरी क्या होगा, थोड़ा कैश के स्टॉक्स की तरफ वापस से मूव हो जाएगा। अगर ऑप्शंस पे कुछ टाइटनेस लेके आते हैं तो फिर वापस BSE के कैश स्टॉक्स चलने लग जाएंगे, तो वॉल्यूम ट्रैक हो जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि BSE के वॉल्यूम ज़्यादा सेफ़ है, NSE के फ्यूचर्स कम सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो पैसा फ्लोट होने का मामला है, यही पैसे वहाँ चलता था, अभी फ्लोट होकर इधर आया, इतना ही है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर नहीं हो, अब हम जरा और चेक कर लेते हैं कि और कौन कौन से शेयर्स हैं जहाँ पे आज मिड कैप कैटेगरी में मजबूती अच्छी देखने को मिल रही है। एस्टर DM आप देखेंगे, और सारेगामा, ये एक शेयर है। खैर मेरे सहयोगी आपको बता ही देंगे। अच्छा, जहाँ पे नंबर ख़राब है ना, मैं 2 शेयर आपको नोटिस कराता हूँ। कल मैंने मीटिंग में उस पॉइंट को नोटिस कराया था, कैसे कैसे नंबर ख़राब आ जाते हैं। आप KRBL देखो 5% के लोअर सर्किट पे है, अगर 5% ही है तो, अभी मैंने चेक नहीं किया उसको, बट 5% नीचे है। रेडिंगटन के नंबर ख़राब है, उसको पनिशमेंट मिली, जबकि दोनों सेगमेंट अपने बेस्ट सीजन में से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के अंदर नंबर्स की पनिशमेंट आपको मिलेगी अगर आप अच्छे नंबर नहीं लेके आओगे तो। KRBL और रेडिंगटन दोनों के अंदर गिरावट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कह रहे हैं हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हीट मैप लेके आइए, फिर हम छोटे मझोले शेयर्स की तरफ चलेंगे, और साथ ही साथ पता कर लेंगे कि आज के ओपनिंग के ट्रेड कौन से हैं। फिलहाल निफ्टी ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, और वो अच्छी बढ़त के साथ अभी करीब 94 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी के पास 200 पॉइंट है। थोड़ा एक मूव था जो कि लैग इफेक्ट के साथ आना था बैंक निफ्टी के अंदर, वो टिपिकली आज आ रहा है, और वो 200 पॉइंट ऊपर है, और सीरीज़ का फर्स्ट टिपी है आज। देखते हैं क्या होता है अलग अलग स्टॉक्स पे। जल्दी से हीट मैप दिखा सकते हैं आप, नहीं तो फिर हम छोटे मझोले शेयर्स पे चलते हैं। एक काम करते हैं, हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आपके सामने हम छोटे मझोले शेयर्स का एक व्यू पॉइंट और फिर ओपनिंग का ट्रेड लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजार ने कल 100 अंकों की तेजी दिखाई, और आज फिर से हम 100 अंकों की तेजी, 25,000 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। एक व्यू जरा लेते हैं कि 25,000 के ऊपर अभी कितनी तेजी बाकी हो, और बाजार के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही, टेक्निकल्स लेवल क्या कह रहे हैं। जाने माने दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम शाह। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, सुबह सुबह नमस्कार। बाजार में 25,000 का स्तर हमने देख लिया सर। बजट के बाद थोड़ी सी कुछ आशंकाएं थी कि नहीं STT और ये कैपिटल गेन टैक्स वगैरह थोड़ा असर डालेंगे, लेकिन बाजार ने अपने मोमेंटम को बरकरार रखा। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, इस बुल मार्केट में हमने काफी माइलस्टोन्स क्रॉस किए हैं, और जिस मैच्योरिटी से मार्केट चलते आया है, आई थिंक ये बताता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म सोच रहा है। और बजट का इवेंट निकला, अगर ये 10 साल पहले का बजट होता तो हम काफी ज्यादा गिर जाते और हो सकता है हम एक डाउन ट्रेंड में चले जाते। पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी का इतना बड़ा स्ट्रेंथ है कि बाजार बहुत जल्दी से रिकवर कर गया,
और अभी भी पार्टिसिपेशन काफी अच्छी है। कंसर्न है, लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि बाजार और चलेगा कि नहीं, और ये बाजार चलते गया है। चार्ट्स पे अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छा एडजस्ट किया, और ये जो एक एक दिन दो दो दिन के जो शेकआउट्स होते हैं ये बाजार को अच्छी तरह से हेल्दी बना देते हैं। तो मुझे भी अभी भी कोई ओवरबॉट साइंस या टॉपिंग आउट साइंस नहीं दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से बाजार और यहाँ से चलेगा। 25,000 इज जस्ट अ टेक्निकल नंबर, इसमें कोई एज सच कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, और यहाँ से 5 पॉइंट की आराम से तेजी दिखती है। हमारा वर्किंग टारगेट 25,500 का रहा है, और अभी तक की पूरी इस जर्नी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने उतना पार्टिसिपेट किया नहीं, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। आईटी इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है, रिलायंस अभी भी काफी स्ट्रांग है 3,000 के आसपास। तो आई थिंक बुल मार्केट जारी है, बने रही है, और डिप्स पे खरीदारी कीजिए। गौतम भाई शुक्रिया समय देने के लिए। बार जरा बैंक निफ्टी कितना चल सकता है ये बता सकते हैं? एंट्री यहीं पे कर जाएं जिनके पास एंट्री नहीं है इंडेक्स की। देखिए, बैंक निफ्टी का प्री ऑन द इलेक्शन डे जब अनाउंसमेंट आई थी तब उसका जो हाई लेवल था वो था 50,000। सो एक 50,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफी अच्छा है। सो 51,500 700 के आसपास हम हैं, सपोर्ट लेवल का क्लोज बाय। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में हम 55,000 55,500 तक चले जाएंगे, और अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है तो मेरा तो वर्किंग टारगेट है 60,000 का, तो वो काफी बड़ी अपसाइड है बैंक निफ्टी में। और वैसे भी जो टॉप शेयर्स हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई हमें अच्छे लगते हैं, और अगर ये 3 शेयर चले तो आई थिंक बैंक निफ्टी हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट है 60,000 तक जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और निफ्टी के लिए हमने समझा कि जो अपसाइड है वो अभी भी बरकरार रह सकती है, ये गौतम जी का टेक है। पर इस बीच हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी मौजूद हैं, और जो 25,000 का जश्न है इसको कंटिन्यू करते हैं। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। 25,000 के ऊपर निफ्टी पहली बार निकलता हुआ दिखा है, और ये जो बुल रन है वो बरकरार है। पर गुरमीत जी, एक जो कंसर्न है थोड़ा फंडामेंटली लोग हाईलाइट करते हैं कि वैल्यूएशंस के लिहाज से जो है थोड़ी सी चिंता जो है आते हुए दिख रही है। आपका क्या टेक है? साथ ही ये जो बुल रन है कहाँ तक और जा सकता है, और क्योंकि जो पार्टी है वो मिड और स्मॉल कैप एंड में भी है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी जो सेलिब्रेशन है वो बरकरार रहेगा? मैंने जब इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करी थी तब निफ्टी 2000 था, तो बहुत हार्टनिंग है 25,000 का आंकड़ा देखते हुए। और मुझे लगता है ये अभी सिर्फ क्वार्टर सेंचुरी निफ्टी ने हिट करी है। हम शायद अगले 10 साल में 1 लाख देखेंगे निफ्टी को, और हर 5-6 साल में निफ्टी डबल हुआ है, जो कि 14-15% का रिटर्न है सिंस इंसेप्शन। तो मुझे नहीं लगता उस ब्रॉड थीसिस में चेंज है। मैं एग्री करता हूँ कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन ज्यादा है, और ये जैसा मैंने पहले भी बोला है, जब भी आप जैसे क्रिकेट में आप अर्धशतक मारते हैं, 50-100 रन मारते हैं, तो आप दोबारा गार्ड लेते हैं ताकि और कंसंट्रेट कर सकें। तो वैसे ही हमें मार्केट में करना चाहिए, और थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है टेपर डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा है। तो थोड़ा सा एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करिए, थोड़ा सा और बैलेंस्ड अप्रोच रखिए, और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई खास फर्क पड़ेगा इससे। और ये एक छोटा सा माइलस्टोन है, ऐसे कई माइलस्टोन और आने हैं। गुरमीत जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि बड़ा एक माइलस्टोन है, और देखिए ऐसे जब जंक्चर होते हैं ना तो बहुत सारे नए निवेशक भी आते हैं कि अच्छा 25,000 तो हो गया, बाजार में बड़ा अच्छा माहौल है। तो अगर किसी को शेयर चूज करना हो, अगर आप शेयर बता सकते हैं शेयर बता दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि जिन सेक्टर पर आप बुलिश हैं उन सेक्टर्स के नाम लीजिए, हम शेयर समझ लेंगे। चीजें हमें जो लगता है बहुत लंबी थीम है। एक जो हमें दिख रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल हो रहा है। 2014 में 11% मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी रह गया था। गवर्नमेंट का ऑफिशियल टारगेट है 25% मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी 2030 तक। अभी हम 17% पे हैं। तो इसका मतलब है अगर नॉमिनल जीडीपी 11-12% ग्रो करेगी और मैन्युफैक्चरिंग को 25% पहुंचना है जीडीपी का, तो मैन्युफैक्चरिंग को 16-18% ग्रो करना पड़ेगा। तो ये एक थीम बहुत अच्छी लगती है। इसमें कई सब सेगमेंट्स हैं, डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, टेक्सटाइल्स है, ऑटो एंसिलरी है। मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे हम काफी गंगो हैं। एनर्जी वैल्यू चेन पे हम लोग काफी गंगो हैं, क्योंकि हमारी जो पीक पावर डिमांड है वो 250 गीगावाट क्रॉस कर गई थी इस समर में। पावर मिनिस्ट्री ने 275 की इसी साल बात करी है, और 400 गीगावाट की बात कर रहे हैं अगले 2-3 साल में।
प्लस गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव हैं, जैसे सोलर पैनल है हर घर में लगना है, तो एनर्जी वैल्यू ग्रिड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, इंसुलेटर्स में भी है, पूरी वैल्यू चेन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा, जो हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, हर दिन 1 लाख नया इन्वेस्टर मार्केट में जुड़ रहा है। मुझे लगता है ये यूएस में, अगर आपको ध्यान होगा, जो सबसे बड़ा बुल रन आया था, वहाँ पे जो निवेशक थे वो 6% पेनिट्रेशन से इक्विटी 30-35% हो गया था। हम अभी भी 6-7% पे हैं। मुझे लगता है ये 12-15% होगा अगले 4-5 साल में। तो जो कैपिटल मार्केट प्ले हैं, जैसे एएमसीज हैं, वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट है, डिपॉजिटरीज हैं, आरटीए हैं, मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डन। गुरमीत 1 मिनट रहिएगा हमारे साथ। गौतम भाई भी है हमारे साथ। गौतम भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ और है। चर्निंग के लिहाज से ये बता रहे हैं कि आईटी और इस समय फार्मास्यूटिकल्स ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है और उनमें अच्छा मूव भी मिल रहा है और हिस्टोरिकल थोड़ा बड़ा मूव भी मिल सकता है। आप सर एग्री करते आईटी एंड फार्मा में? हाँ, हमारा ये फेवरेट रहा है। अगर आप देखिए पिछले 3 साल में हुआ क्या है कि मार्केट ने अच्छा सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन देखा है। तो कई बार मिड कैप्स चलते हैं तो लार्ज कैप्स पीछे रह जाते हैं, और कई बार जब लार्ज कैप्स चलते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़ा सा क्वाइट रह जाते हैं। आई थिंक दैट्स अ मैच्योर बुल मार्केट दैट वी हैव सीन। और अभी भी हमने देखा है पिछले 2 महीने में इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस तरह से लार्ज कैप्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। नए सेक्टर्स एक्चुअली अब चलना चालू हुए हैं। आप एफएमसीजी को देखिए, लोग बोलते हैं कि अरे अपॉर्चुनिटी कहाँ थी एफएमसीजी में, और 400 का आईटीसी अभी 500 का हो गया, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और अच्छी तेजी बनेगी। तो हमारे फेवरेट अभी भी एफएमसीजी, फार्मा और आईटी है। इन्हें डिफेंसिव माना जाता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और मेरा अभी भी मानना है कि मेटल्स विल बी वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर। तो इस लेवल्स पे अच्छी कंसोलिडेशन पिछले 2 महीने में हुई है। आई थिंक जो टॉप स्टॉक्स है, कल टाटा स्टील का रिजल्ट आया, हमें काफी अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, वेदांता, हिंडाल्को, सेल। आई थिंक इन्वेस्टर्स इस लेवल्स पे भी इस सेक्टर में कमिटमेंट बना सकते हैं। आई थिंक इसमें अच्छी रिटर्न मिलेगी। बहुत शुक्रिया गौतम जी और गुरमीत जी, आज हमारे साथ समय निकालने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि कौन से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पे अभी भी ध्यान रखना चाहिए। पर चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और भी एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और मार्केट खुलने के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सस्टेन करते हुए फ़िलहाल तो दिख रहे हैं, पर देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन दिखता है। पर इसके साथ ही अब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए एक एक करके हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल लेंगे। और रत्नेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? तो मेरा जो पिक था वो ग्रीन प्लाई था, पर हालांकि वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा पिक लेना चाहूंगा, डाबर में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा बेस हमको बनता वापिस से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 630 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कहीं ना कहीं यहाँ पे 660 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। इसके साथ में एक अपडेट भी देना चाहूंगा, के फिनटेक जो हमने मंडे को ट्रेडिंग सेशन में दिया था 800 रुपए के आसपास में, लगभग उसके टारगेट 890-900 रुपए तक के आ गए। तो उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों ने उसमें मुनाफा कमाया। तो डाबर यहाँ पे नज़र रखनी है। देखिए रत्नेश जी के जो कॉल्स रहते हैं वो खुलने के बाद ही लेने चाहिए, क्योंकि कई सारे जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा मूव दिखा देते हैं ओपनिंग के बाद ही। पर प्रशांत जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रेडार पे है? जी सृष्टि, गुड मॉर्निंग। जो स्टॉक बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे अच्छा लग रहा है वो भारतीय एयरटेल होगा। करीबन ऑलमोस्ट 1500 के कगार पे क्वार्टर पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1480 का स्टॉप लॉस रख के कम से कम 1540, 1545 इन टारगेट्स के लिए पोजिशनरी लॉन्ग जाना चाहिए। ओके, तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है शायद सुबह की भी एक कॉल थी, तो भारतीय एयरटेल पे आप नज़र रखिए। अवनी के भी 1550 तक के टारगेट्स थे और अब स्टॉक डे हाई पे भी है, तो कन्विक्शन बरकरार है इस पे। पर किरण, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स कहाँ पे है? अपडेट में तो कल्याण ज्वेलर्स और टाटा केमिकल हमने जो दिया था वो दोनों टारगेट के नजदीक नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए और आप ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। दो जो फ्रेश नए मिड कैप स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं वो आगे नहीं केमिकल सेक्टर में से वो है रेल इंडस्ट्री।
रेन इंडस्ट्री का डेली चार्ट आप देखोगे तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। कल एक अच्छा खासा मूव आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। कहीं ना कहीं 175 173 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। आज अगर आप देखोगे तो ओपनिंग काफी अच्छी हुई है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, 174 के आसपास ट्रेड कर रहा है रेन इंडस्ट्री। सो लॉन्ग करके जाना चाहिए, 170 का एक स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और ऊपर में अगर आप देखोगे तो इमीडिएट लेवल पे 184, और जैसे ही 184 क्रॉस होता है 200 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रेन इंडस्ट्री और दूसरा वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल की भी आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम। कल हमने देखा है कि ब्रेकआउट देखने को मिला है, आज वो अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। 340 345 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, ओवरऑल स्टॉप लॉस 330 का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 390 तक के टारगेट आप 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रेन इंडस्ट्री एंड वैभव ग्लोबल दोनों अच्छे खासे ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके लिए ओपनिंग ट्रेड हो गए, लेकिन आज के सत्र में देख रहे हैं कि मेटल वाले स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है। हिंडाल्को देखिए आप, माइनिंग में कोल इंडिया नंबर्स भी इसके आए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। मयूरेश जी, जरा आप ये क्यों चल रहे हैं ये मेटल स्टॉक्स, जरा इसको आप समझा पाएंगे? क्योंकि एक तरफ चीन के डेटा काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं, जीडीपी के नंबर उसमें अच्छे नहीं आए थे, इकोनॉमी में सुस्ती की आशंका है। तो सवाल ये है कि ये जो तेज़ी है मेटल्स की, ये कितनी सस्टेनेबल होगी? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और डेटा पॉइंट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा था, काफी कुछ डंपिंग चल रही है चाइना की, और इसलिए आई थिंक जो एचआरसी और सीआरसी प्राइसेस हैं, जो हॉट रोल्ड कॉइल और कोल्ड रोल्ड कॉइल हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट्स के हिसाब से स्टील इंडस्ट्री के लिए, वहां पे थोड़ा दबाव देखा गया है। हावेवर आई थिंक 2-3 चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग हो रही है पूरे सेक्टर के लिए। पहली चीज आई थिंक जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी बरकरार है। दूसरा, अगर आप देखें इनपुट कॉस्ट में स्टेबिलिटी है, इवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे चाइना में रिकवरी आएगी और इनपुट कॉस्ट में एक शार्प अपटिक शायद देखने मिले विद द रिकवरी दैट वी प्रॉब्ली सीन, रीस्टॉकिंग के संकेत वापस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि काफी कुछ रीस्टॉकिंग और कंजम्पशन जो इन्वेंट्री लेवल्स रहे हैं वो काफी एविजिबल लेवल्स पे हैं दिस जंक्चर। रीस्टॉकिंग की वजह से दो चीजें होती हैं, एक आई थिंक जो एलएमई की रियलाइजेशंस होती है वो बढ़ती है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेंगे, बट आई थिंक दे विल प्रोबेबली बी इन द सेम प्रोपोर्शन, और इसलिए आई थिंक इंटरनेशनल रियलाइजेशन शुड बी रिलेटिवली बेटर। तीसरा ये देखिए कि आई थिंक जो ईवी की तरफ चल रहा है, तो जो मेटल्स चलेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, वहाँ पे आई थिंक देयर विल बी एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन। और जो स्टील रिलेटेड एक मेजर्स लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन में, जो ग्रीन स्टील की तरफ रुझान है, काफी कंपनीज जो टॉप एंड कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा स्टील जो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में कोक ओवन या इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस का रूट यूज करेंगे टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील, काफी कंपनीज आर प्रोबेबली गोइंग फॉर दैट रूट एज वेल, क्योंकि अगर आप ये रूट यूज नहीं करते तो इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स शायद आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी अलाउड टू प्रोबेबली गेट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट इटसेल्फ। तो काफी ट्रांजिशन हो रहा है फॉर द सेगमेंट एज अ होल। मेरे हिसाब से आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड रिमेनिंग स्ट्रांग विल गिव फिलिप टू द ओवरऑल नंबर्स, इंटरनेशनल डिमांड विल कम बैक स्लोली एंड स्टेडीली, और चाइना जैसे वापस आएगा, एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड जो हम देख रहे हैं अलॉन्ग विद द चेंजेस दैट आर मेकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रीन स्टील प्रोडक्शन, यहाँ पे अच्छा एक रुझान आ सकता है। तो मैंने आपको हिंट दे दी कि जो इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस मैन्युफैक्चरर्स हैं ये भी शायद फेवर में रह सकते। ठीक है, मेटल्स पर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज है ना, एएमसी वाली, वहाँ पर अच्छी तेज़ी है। आप निपॉन देखिए, नोवामा वेल्थ देखिए, ये अच्छे रफ्तार से चल रहे हैं। लेकिन एक शेयर जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस से पिछले कुछ दिनों से, वो है 361 वैम, जिसको पहले आईआईएफएल वेल्थ के नाम से जानते थे, उसका नाम फिर चेंज हो गया, 361 वैम हो गया। आप इसको देखेंगे 6% ऊपर देखिएगा। अच्छा प्रशांत जी, नंबर्स बड़े अच्छे आए थे, रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट्स आए थे, और लगातार ये दूसरी तिमाही थी जब बहुत ही जबरदस्त इन्होंने नतीजे पेश किए थे। शेयर जो है एक झटके में 1000 से 1200 तक का सफर तय किया है। अभी कितनी तेजी बाकी है, चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इसके? नाम पहली बार सुन रहा हूँ अभिषेक जी, बट अगर मैं चार्ट को देखूं तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ नजर आ रही है। दूसरी बात, वॉल्यूम्स भी डिसेंट नजर आ रहे हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेस करके कोई मतलब नहीं है। जिनके पास लॉन्ग्स है उनको मने रहना चाहिए। अगर हम देखें करंटली हम ऑलमोस्ट 1210 1215 के बीच ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए थोड़ा सा नीचे, यानी 1170 1165। इस लेवल पे अगर आ जाए तो आप ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक करके
नेक्स्ट डिप के लिए वेट कर सकते हैं, बट फिलहाल चेस नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, आपके लिए इसमें मौके बन सकते हैं। एक रूरल प्ले वाला मॉनसून से जुड़ा हुआ शेयर है इमामी का, उसमें भी लगातार मोमेंटम है। रत्नी जी, आज शुरुआत फिर से अच्छी की है इमामी लिमिटेड ने। इमामी जरा चेक करेंगे कितनी तेजी इसमें बन सकती है और क्या फ्रेश लॉन्ग करना है इसको? बिल्कुल, इमामी में देखेंगे तो कंटिन्यू हाई राइट फॉर्मेशन बन रहा है और इसमें इसने काफी अच्छा आउट परफॉर्म करा है। इसमें थोड़ा सा जरूर स्टेज है चार्ट पे, पर अभी भी यहाँ पे अगर किसी को लेना है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस पास का बनता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। से 780 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऊपर में कहीं ना कहीं टारगेट जो बन सकते हैं वो 900 रुपए तक के बन सकते हैं। 900 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं इमामी के शेयर में। एक ऑटो इंसलरी कंपनी है, छोटे साइज की कंपनी है प्रशांत जी, शिवम ऑटो टेक। कल बड़ी तेजी थी और आज भी बड़ी तेजी है। जरा बताएंगे कि जो थोड़े लोअर लेवल पे एंट्री हुए हैं उनको अपना प्रॉफिट वो काट लें या फिर अभी और चलेगा शेयर ये? अभिषेक जी, अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा गैप अप आज मिला है 57 के आसपास, और इसके थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे जाए तो भी ये एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पोजिशनली बने रहना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका स्टॉप लॉस 48 पे होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि डिसेंट प्रॉफिट्स है तो आप 30% बुक कर सकते हो, बट ओवरऑल जो पैटर्न है वहां से मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनल अप्रोच रखना एक बेहतर तरीका होगा, और इसको आप करीबन 48 स्पॉट क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के बने रहो। ठीक है, बने रहने की आपको सलाह है। एवरेस्ट कॉन्टो सिलेंडर, यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रनअप लगातार ये शेयर दे रहा है। छोटे मोटे डिप्स आ रहे हैं लेकिन उसको बाय किया जा रहा है। एवरेस्ट कॉन्टो, प्रशांत जी इस पर आपसे व्यू चाहेंगे। 200 रुपए तक, ये 200 रुपए तक कब तक चला जाएगा शेयर ये? प्रशांत जी, यहाँ पे अगर हम देखें अभिषेक जी, तो ये 180 के लेवल पे आया है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट थोड़े अगर ऊपरी लेवल पे हम ध्यान रखें तो एक सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच रखना होगा, मतलब आप स्ट्रांगली इस लेवल पे बाय मत करो। सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आपका स्टॉप लॉस करीबन 165 के आसपास होना चाहिए। अगर आप लेना भी चाहो तो क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान करो, ताकि अगर कोई रिवर्सल आए तो आपका स्टॉप लॉस जस्टिफाइड हो 165 पे। से अगर ये सस्टेन करे तो आपको 190 195 तक के लेवल्स कंफर्टेबली दिख सकते हैं। 1:1 ट्रेड होगा, ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, डन। मार्केट के एक बार फिर से लेवल्स को चेक कर लेते हैं। 100 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया विक्स और घटाया आज 1 से 1.25% के आसपास, और इस समय 13 के आसपास चल रहा होगा। और आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो वहाँ पर करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती है। 51,800 उसने भी अचीव कर लिया। तो 51,800 25,000 दोनों के एक मतलब मार्क्ड लेवल हैं जो कि अचीव्ड हुए हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। खैर, इस बीच हम आपको दिखा देते हैं कुछ अलग अलग और शेयर्स जहां पर आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। मैं वही शेयर्स की एक बार सूची आपके सामने रखता हूं, ज़रा दिखाइएगा, फिर एक्सपर्ट से पता करते हैं। प्रशांत जी ज़रा देखिएगा, कोल इंडिया तो कल ही पता कर लिया था हमने। वेदांता के अंदर वॉल्यूम नहीं है। 1 मिनट में शेयर आपके सामने ढूंढ के लेके आता हूँ। एक LTI माइंट्री दिखाना, LTI माइंट्री, LTIM के नाम से डालेंगे आ जाएगा। प्रशांत जी एक बार जरा चेक करना LTI माइंट्री। जी, यहाँ पे ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ फिजल आउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है क्वांटिटी कम रखनी होगी। आप अभी भी इस लेवल पे एक अटेम्प्ट ले सकते हो क्योंकि ट्रेंड बरकरार है। अभी हम 5,745 5745 पे आप स्टॉप लॉस 1% का रखिए, करीबन 5,690 5,685 ये लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट सबसे पहला टारगेट होगा स्विंग आए, जो ऑलमोस्ट है 5,870 5,870। इसके ऊपर सस्टेन करे तो आपको 5,900 5,950 ये लेवल्स भी दिख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कॉशियसनेस का अप्रोच बता रही है, वो ये है कि वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो जब प्राइस के साथ वॉल्यूम सिंक में ना हो तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। नहीं, ठीक है, बात आपके पॉइंट टेकन है। वैसे चेक कर रहा हूँ कि टोटल अगर आप पहले 7-8 काउंटर चेक करेंगे ना तो आपको मेटल्स काउंटर्स ज़्यादा दिखेंगे। स्क्रीन पे दिखाते जाना एक बार जल्दी। हिंडाल को देखो 2% ऊपर होगा, वेदांता ऊपर है, टाटा स्टील ऊपर है, नालको ऊपर है, JSW स्टील ऊपर है। ठीक,
तो ज़्यादातर आपको सेल इनफैक्ट ऊपर है, 1.5 से 2% सेल भी ऊपर आपको दिखेगा। तो स्टील काउंटर्स के अंदर काफ़ी दम है आज, इनफैक्ट मेटल काउंटर्स के अंदर। एक दो और टेक्निकली चेक करवा लेते हैं रत्नेश जी से। रत्नेश, सेल के अंदर हमने कल BTST करवाया था, अभी और कैरी करना है क्या? सभी मेटल काउंटर में जैसा आपने जिक्र करा काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेट कट की न्यूज के यहाँ पे इम्पेक्ट आ रहा है। तो सेल में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्शली यहाँ पे मुनाफा बांध के स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए 153 रुपए का। ऊपर मुझे टारगेट बन सकते हो 160 रुपए तक के बन सकते थे। ठीक है परेश जी, एक बार ज़रा आप देख के बताएंगे कि एनर्जी पैक वाले शेयर में से एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। MGL, IGL, ये गुजरात गैस, ये गैस वाली टिपिकली कंपनीज काफ़ी अच्छी चली हैं एक डेढ़ महीने के अंदर। एक बार स्क्रीन से ज़रा चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। सर, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपके हिसाब से? महेश, अब आवाज़ आ रही है आपको? सॉरी, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक GST में जो चेंजेस आ सकते हैं, ये गैस कंपनीज मेक्स एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट आ सकता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की एक सोच है, दे वांट टू टेक दी कैपेसिटीज फ्रॉम 6% टू 15% और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इनके लिए एक बहुत बड़ी प्लेइंग फील्ड है वहां पे ओपन। कहीं ना कहीं आई थिंक वंस न्यू एरियाज आर प्रॉब्ली ओपन, जो पे बैक पीरियड होता है इसमें 4 से 6 तिमाही जरूर लगते हैं। बट एज इंक्रीमेंटल वॉल्यूम स्टार्ट कमिंग थ्रू बोथ PNG एंड CNG साइड पे, आई थिंक दैट स्टार्ट्स गेट रिफ्लेक्टेड इन नंबर। इनपुट कॉस्ट ठीक ठाक है और इसलिए मुझे लगता है जो रिपोर्टेड एबिटा पर SCM है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिंग फ्यूल्स, जहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा आपके रिपोर्टेड एबिटा और रिपोर्टेड एबिटा पर SCM। तो मेरे हिसाब से जिनके पास से बने रहना चाहिए, आई थिंक देयर इज स्टिल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेडरूम प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसेंट अर्निंग्स विद अगले कुछ तिमाही। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी चर्चा करने के लिए मेनी थैंक्स। थैंक यू सर। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करते हैं M&M का, जिसने अपनी पहली तिमाही के नतीजे तो जारी किए और ऑपरेशनली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया कंपनी ने। हालांकि आय के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था, पर आइए समझते हैं कि आगे के लिए क्या होगी कंपनी की ग्रोथ की रणनीति और किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी फ़िलहाल देख रही है। और इन सभी पे बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO महिंद्रा ग्रुप के मिस्टर अमर ज्योति बरुआ जी जुड़ चुके हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये कार्यभार संभालने के बाद जो है पहली बार आपसे चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तो आपका स्वागत करेंगे। और साथ ही सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस नए पद के बाद क्या कुछ चेंजेस या स्ट्रैटेजीज लेकर आप आए हैं, क्योंकि M&M को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ फोकस एरियाज होंगे आपके, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज पे आप काम करेंगे, इसके बारे में बताइए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप CFO बन पाए हैं, तो बहुत खुश है उससे। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर है। तो मेरे लिए मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं कैसे इस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन फ्लॉलेसली कर सकूं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिदम्स हो, ऐसे हमारे मेट्रिक्स हों जिसको हम मॉनिटर कर सके और जिसके कारण हमें पता लगे कि ये स्ट्रैटेजी ऑन ट्रैक है कि नहीं। तो इसके यही मेरा मेन फोकस रहेगा। और एक बहुत बड़ा फोकस एज ग्रुप CFO रहेगा कि हमारा गवर्नेंस कभी भी डाउन नहीं हो, क्योंकि एक चीज कंपनीज को डीरेल कर सकती है और वो है गवर्नेंस। तो उसमें भी बहुत फोकस रहता है मेरा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 50% ऑफ माई टाइम इज स्पेंट ऑन दैट। ठीक है अमर ज्योति जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, फार्म सेगमेंट आपके रेवेन्यू में एक बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है, आउटलुक क्या आप शेयर करना चाहेंगे? हालांकि मार्केट शेयर आपका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोई टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि अच्छा इतना मार्केट शेयर हम कर लेंगे आने वाले समय में?
नहीं, ऐसा एज सच कोई टारगेट नहीं है। देखिए फार्म सेक्टर में लास्ट ईयर क्या हुआ था, मॉनसून्स के कारण और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून काफी वीक था। कई रीजन्स वेस्ट में इन पर्टिकुलर और आप देखें तो साउथ में काफी फार्मर्स के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मॉनसून बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वीक था। तो सेकेंड हाफ अगर आप देखें 2024 फिस्कल 24 का, तो फार्म के लिए काफी चैलेंजिंग पीरियड था। अभी हमें जो दिख रहा है एटलीस्ट इनिशियल जो साइंस है वो है कि मॉनसून नॉर्मल होगा और मोर इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। अभी भी 2-3 रीजन्स हैं जिसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट में अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी भी मॉनसून प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन साउथ में मॉनसून नॉर्मल है अभी तक और उसके कारण ही हमें थोड़ा ऑप्टिमिज्म हो रहा है। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि ये हमारे फार्म सेक्टर में हमने कोई एज सच टारगेट मार्केट शेयर नहीं रखा है, लेकिन मार्केट लीडरशिप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम थोड़ा ना पाथ ब्रेकिंग करें और यही हमारा फोकस रहता है। और आप अगर देखें जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, नया स्वराज का जो लॉन्च हुआ उससे स्वराज को बहुत बेनिफिट मिला है ब्रांड को, सो उससे मार्केट शेयर गेन्स हुए हैं। तो हमारे हमेशा यही एंडेवर रहता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकें, पाथ ब्रेकिंग हो सके फार्म में, और वही ऑब्जेक्टिव है। सच कोई नंबर टारगेट नहीं है मार्केट शेयर। सर एक चीज़ मैं वापस ऑटो पे आपके डिवीजन पे आना चाहूँगा। 9.5% का जो मार्जिन है, एबिट मार्जिन हो, आप उसको कैसे मेंटेन रखेंगे जबकि आपने थोड़ा प्राइस कट भी किया है? देखिए 3X एक ऐसे सेगमेंट में है जो बहुत ही कंपेरेटिव है और उसमें बहुत जरूरी था हमें कि हम वो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस करें और एट द प्राइस पॉइंट जो अट्रैक्टिव हो। तो हमने इंट्रोड्यूस उसमें किया है। जैसे वो प्रोडक्ट बढ़ेगा और जिस तरह से हम रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी अडेप्ट करेंगे और एक्सपेक्टेशन है कि जब वॉल्यूम्स आएंगे तो उसका जो मिक्स इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि एक चीज हम अच्छी तरह कर पाते हैं वो है हम अपने कॉस्ट पॉइंट काफी लो रख सकते हैं और स्केल के साथ वो और स्ट्रांग हो जाता है, ये एबिलिटी टू कंट्रोल कॉस्ट। तो इसीलिए पहला फर्स्ट पार्ट इज कि आप कैसे उसमें वॉल्यूम करें और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम वहाँ पे मार्जिन्स भी ला पाए। और मैं दूसरी बात ये बोलूँगा, आपने पूछा कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा मार्जिन्स में। देखिए ये सब प्लान के अकॉर्डिंग है, तो ऐसा कुछ अनप्लान्ड मार्जिन इम्पैक्ट नहीं आया है। सो हमें नहीं लगता है एटलीस्ट अभी इनिशियली कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम ऑटो के मार्जिन से काफ़ी खुश हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक। परमज्योति जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अभी XUV 700 का प्राइस कट हुआ और साथ ही साथ आपने पहले भी बताया था कि आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि थोड़े अफोर्डेबल बनाएं अपने सेगमेंट्स, पर क्या आने वाले समय में कंपनी ओपन रहेगी और भी ऐसे कुछ डिस्काउंट्स के लिए या फिर प्राइस कट्स के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि जितने टॉप एंड वेरिएंट्स हैं क्या उनमें आगे चल के हम कोई और ऐसे अनाउंसमेंट्स देखें? देखिए हमारे ऐसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये सारे हाई एंड मॉडल्स में हम प्राइस कट करेंगे या कुछ ऐसा। XUV 700 में एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी लेआउट हुआ था फरवरी में कि XUV 700 सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण सिर्फ हायर एंड वेरिएंट बिक रही थी, और जैसे जैसे हमारे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रिमूव हुए हैं हमने बोला है कि हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा अचीवेबल हो टू द ब्रॉडर मार्केट। तो इसीलिए ये प्राइस रिडक्शन ऑलरेडी फरवरी में ही अनाउंस किया गया था कि हम ऐसे कुछ एक्शंस लेंगे और अकॉर्डिंगली हमने वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की है। तो अगर किसी और मॉडल में ये ट्रेड ऑफ करना पड़े कि आप वॉल्यूम चाहिए या कुछ और सेगमेंट, नए सेगमेंट में हम घुसना चाहते हैं, तब ये डिसीजंस ले सकते हैं। बट एज सच कोई ब्रॉड स्ट्रैटेजी नहीं है कि हायर एंड वेरिएंट्स में हम लोग प्राइस रिडक्शन देंगे।
अमरज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इंडस्ट्री के आउटलुक पर, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इस बीच बाजार को आप देखिए, बाजार फर्म है, मतलब आज ऊपरी स्तरों से किसी तरह का कोई प्रेशर दिख नहीं रहा है। 100 अंकों की तेजी है और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स जो है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। तो आज पार्टिसिपेशन अच्छा है। आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में वो देख भी रहे होंगे अच्छे से बाजार को चलते हुए। तेजी वाले शेयर ज़्यादा हैं। ये देखिए, सारे के सारे इंडेक्स ये 3 आपके रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करें। निफ्टी 25,000 के पार टिका हुआ है। एनर्जी पैक में अच्छी तेजी है। प्रशांत जी, आपसे जरा ना पावर ग्रिड के बारे में राय जानना चाहेंगे। पावर ग्रिड, एक छोटा सा डिप दिया पावर ग्रिड ने। हालांकि जो ट्रांसमिशन वाली जो बात थी मिडिल ईस्ट में 40,000 करोड़ रुपए की, उसको बताया कि नहीं वो खबर ठीक नहीं है। बावजूद इसके शेयर मजबूत है, कोई सेहत पर असर नहीं। 355 का भाव। कितनी तेजी आप देख रहे हैं? क्या नई तेजी करें यहां से? 345 से एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ट्रेल कीजिए। रेजिस्टेंस के हम करीब है, तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ ट्रेलिंग की सलाह दूंगा। 345 स्पॉट प्राइस। और इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक अगर 360 के क्लोज हो, जस्ट 5 पॉइंट ऊपर, तो मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बढ़ सकता है। तो कंडीशनल बाय 360 अगर आपको 3 सवा दिन के बाद दिखाई दे, यानी क्लोजिंग के नजदीक, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। वहां आप स्टॉप लॉस रखोगे 3 से 50 और पोजीशन को कैरी करोगे फॉर टारगेट्स अराउंड 380। पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू, 345 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। लेकिन चलिए ऑप्शंस का एक बढ़िया ट्रेड आपको बताते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन को लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलगेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। बताइए, क्या ट्रेड करें, कहां मौके दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभिषेक, देखिए मार्केट में जो पॉजिटिव टोन है वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी तक जो मिसिंग लिंक था बैंकिंग का, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आज जिस तरीके से शुरुआत हुई है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। और HDFC बैंक, जिसमें एक अच्छी करेक्शन के बाद हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखा है पिछले करीब 7-8 दिनों में, एक अच्छा बेस बनाया है करीब 1600 के पास। अब वहाँ से एक रिकवरी की इंडिकेशन है। स्टॉक ऑलरेडी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जब रिकवरी देखेंगे तो करीब 1660 से लेकर 80 तक के लेवल्स पॉसिबली यहाँ पे आपको देखने को मिलने चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो 1650 वाली कॉल जो कि करीब 28 के पास ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 22 के स्टॉप लॉस के साथ 40 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है। HDFC बैंक क्लोजिंग बेसिस पर बहुत ही खूबसूरती के साथ 1600 रुपए के सपोर्ट को इसने प्रोटेक्ट किया है। आज हम देख रहे हैं कि तेजी फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है HDFC बैंक। 1626 रुपए का भाव है। आपको 1650 वाली कॉल खरीदनी है। 28 रुपए पर आपको मिलेगी ये। लक्ष्य 40 रुपए। स्टॉप लॉस लगा के चलना है 22 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 6,000, अधिकतम नुकसान 3,300, यानी कि करीब करीब आधा। जो रेशियो है रिस्क रिवॉर्ड का वो ठीक ठाक है, 1:2 का है। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक शेयर जो बहुत तेजी से ऊपर आया है पिछले कुछ मिनटों में, वो है सफायर फूड का। प्रशांत जी, जरा इसको आप चेक करेंगे सफायर फूड को। जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल्स पे आई है। तो आप अभी ऑलमोस्ट 1600 के नीचे ट्रेड कर रहे हो। 1685 ट्रेल कीजिए और अगर ये ट्रिगर हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बांध के आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, सफायर फूड को लेकर ये व्यू। कुछ और स्टॉक्स को जरा समझते हैं कि आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। अच्छा, सिंजीन धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है रत्नेश जी। सिंजीन में क्या मौके बन सकते हैं क्या, और चलेगा या फिर थकेगा ये शेयर अब? ये रत्नेश जी। जी बिल्कुल। तो सिंजीन में हम देखेंगे तो सिंजीन में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी अच्छा बेस बना है, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी ये थकेगा। ये अभी अच्छा इसमें मोमेंटम बन रहा है। 860 रुपए तक के लिए जा सकता है, तो जिसके पास में इसको स्टॉप लॉस कर ट्रेड करे। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं यहाँ पे 790 रुपए, उस स्टॉप लॉस से ट्रेड करे इसको। ठीक है, सिंजीन को लेकर ये व्यू। इंश्योरेंस स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं।
18 और स्वदेश ने आपको कल एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी इंश्योरेंस को लेकर ही, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में SBI लाइफ करीब करीब 1.5% ऊपर ये शेयर फिलहाल कारोबार कर रहा है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अच्छी मूव रही है, महीने भर में करीब 20% के आसपास ये शेयर चला है, आज इसने 52 वीक का हाई भी मारा है। SBI लाइफ, क्या आपको लगता है कि ये अभी और चलेगा, और क्या इस सीरीज में हम 2000 रुपए का लेवल देख सकते हैं? अभिषेक जी, प्रेडिक्ट तो हम कर नहीं पाएंगे। अप्रोच क्या रखना चाहिए, तो अप्रोच बहुत बेसिक होना चाहिए कि 1740 1735 ये जोन से आपको एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेल करनी चाहिए, और ब्रेकआउट देख के इस लेवल पे अगर आप एंटर कर रहे हो तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। सो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बरकरार रखना चाहिए और लॉन्ग बने रहना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग में बने रहना चाहिए। SBI लाइफ में अगर आपकी पोजीशन है तो आप उसको ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए अपने कंफर्ट के हिसाब से। 1780 रुपए का फिलहाल भाव है, 1.5% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है शेयर में। एक छोटे से